हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा बटनेर आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। मई तथा जून महीने का करंट अफेयर हम कर रहे हैं। उसी सीरीज के अंदर आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसका नाम है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक हमारे पास साइंस होगी, दूसरी हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी। साइंस अपने आप के अंदर बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। साइंस हमारे पास मुख्य रूप से देखें तो साइंस तीन भागों में बंटी हुई नजर आती है हमें। पहला बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा फिजिक्स। बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स के मामले में जितने भी हमारे पास करंट अफेयर होगा पूरे का पूरा हम एसएनटी के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो टेक्नोलॉजी तो आप जानते हो तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, विस्तृत सब्जेक्ट है हमारे पास। चाहे कंप्यूटर की हम बात करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करते हैं, चाहे आईटी की हम बात करते हैं, चाहे हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, चाहे हम किसी भी तरह की अदर टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, ई टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी एक अपने आप के अंदर विस्तृत सब्जेक्ट है। 48 से ज़्यादा ब्रांचेज टेक्नोलॉजी की होती हैं। तो विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी इन दोनों को मिला के हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे करंट अफेयर के, उन सभी फैक्ट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कई बार विद्यार्थियों के दिमाग में आ जाता है कि क्या हम जो करंट अफेयर की क्लासेस लगा रहे हैं ये हमारे लिए सफिशिएंट है या हमें इनके अलावा भी कुछ और करना चाहिए। तो मैं आपको एक बात तो बता दूं कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 100% हो गया। जितना आप करोगे वो कम ही कम है, 100% कभी नहीं कहा जा सकता। और यदि कोई भी टीचर आपको ऐसा कहता है कि मैंने 100% करवा दिया या इतना ही करना आपके लिए काफ़ी है, तो टीचर भी बेवकूफ़ है और जो आप सुन रहे हो आप भी बेवकूफ़ हो। इसलिए मैं ये दावा नहीं करूँगा आपके सामने कि हमारी क्लासेस आपको 100% देने वाली है, लेकिन इतना जरूर विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारी क्लासेस आपको इतना जरूर दे सकती है जितना आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी है। हमारा अल्टीमेट टारगेट कभी 100% मार्क्स अचीव करना नहीं होता है। हमारा अल्टीमेट टारगेट ये नहीं होता कि हम यूपीएससी के अंदर रिकॉर्ड बनाएंगे कि टॉपर जो हमारे पास 52-53% का टॉपर होते हैं यूपीएससी के अंदर, आपको पता है। तो हम कोई 70%, 80%, 90% लेके कोई नया रिकॉर्ड बनाने वाले नहीं हैं। हमारा टारगेट क्या है? यूपीएससी में सिलेक्शन होना। और इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ कि जो हमारी क्लासेस के अंदर पढ़ाया जा रहा है उससे इतने क्वेश्चन अवश्य बन जाएंगे कि आप यूपीएससी के अंदर सिलेक्ट हो सकते हो, अच्छे मार्क्स से सिलेक्ट हो सकते हो और अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हो। हाँ, 100% नहीं, लेकिन 60 से 70% जो क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर करंट अफेयर से बनने वाले हैं, इस बात का दावा जरूर है कि हमारी क्लासेस से बनने वाले हैं। फिर आप कहोगे सर बाकी 30 से 40% क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, उनके लिए हम क्या करें? तो करंट अफेयर का दायरा असीमित है भाई। आपने न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए, यदि आप पढ़ते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते तो आपको ये एक आदत डालनी चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते कि आप न्यूज़पेपर डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ो ही पढ़ो, चाहे कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं किसी एक विशेष न्यूज़पेपर की बात आपके सामने नहीं करूँगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो अच्छी न्यूज़पेपर है, द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, बहुत सी न्यूज़पेपर हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को भी कोई ना कोई एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास डेली आपको प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जो वेबसाइट है PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसकी वेबसाइट को विजिट करना चाहिए और वहाँ से जो भी न्यूज़ डेली की करंट अफेयर की वहाँ पर डाली हुई हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए। भाई करंट अफेयर एक ऐसी कोई घूंटी नहीं है, दवाई नहीं है कि आपको टेबलेट खिलाई और आपको करंट अफेयर आ गया। करंट अफेयर एक सतत प्रक्रिया है। उस कंटिन्यू प्रोसेस के तहत यदि आप चलते जाओगे तो आप अपने आप को करंट अफेयर के अंदर मजबूत मानते जाओगे। और यदि स्पेशल मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में यदि बात करूं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हमें एक मैगजीन आती है साइंस रिपोर्टर नाम की। साइंस रिपोर्टर नाम की गवर्नमेंट पब्लिकेशन है। साइंस रिपोर्टर नाम की एक मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन है, 70-80 पेज की मैगजीन होगी। इसके अंदर केवल और केवल साइंस तथा टेक्नोलॉजी के बारे में ही बात की गई होगी और किसी के बारे में बात नहीं की गई होगी। और बाकी योजनाओं के बारे में आपने सुना होगा, जैसे योजना नाम की एक मैगजीन आती है, इसी तरह से कुरुक्षेत्र नाम की एक मैगजीन आती है। ये सभी मैगजीन्स आपको करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है। फिर वही बात, जितना आपके पास टाइम है और जितना आपने टाइम करंट अफेयर के लिए अलॉट कर रखा है, आप उससे ज़्यादा टाइम करंट अफेयर को मत देना। उसी टाइम के अंदर आप हमारी वीडियोज़ भी लगाना, आप हमारे नोट्स को भी रिवीजन करना, और नोट्स को रिवीजन करने के बाद वीडियो को लगाने के बाद यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना, आप राज्यसभा का संवाद टीवी देखना, आप PIB की जो हमारी
वेबसाइट है भाई, पीआईबी की वेबसाइट तो आप डेली चेक किया करो। मेरा सजेशन, ये पर्सनल सजेशन आपको रहेगा कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की हमारी जो साइट है उस साइट को आप डेली चेक किया करो। जब आपका मन व्हाट्सएप खोलने का करे, जब आपका मन फेसबुक खोलने का करे, इंस्टाग्राम खोलने का करे या मोबाइल देखने का करे, तो मोबाइल के अंदर पीआईबी की वेबसाइट खोलिए। उसके ऊपर जो 10-15 हमारे पास डेली की 10-15 जो न्यूज़ होती है उनको आप जरूर पढ़िएगा, ताकि करंट अफेयर की तैयारी आपकी मुकम्मल हो सके। 60 to 70% हम आपको करवा देंगे, और यदि आपने अपनी मेहनत दे दी तो आप 72 लेके 80% तक का जो करंट अफेयर है वो कवर कर सकते हो। यदि आपने इतना करंट अफेयर कवर कर लिया तो आपके सिलेक्शन को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे द्वारा बताए गए सजेशंस को फॉलो करते रहेंगे, हम चलते हैं आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने पहले ही बताया, बायोलॉजी की बातें भी हम करेंगे, केमिस्ट्री की बातें भी करेंगे, फिजिक्स की बातें भी करेंगे, और टेक्नोलॉजी की जितनी ब्रांचेस है हर ब्रांच की बात भी हम करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। तो हो सकता है कि हम आर्ट के स्टूडेंट हैं, या काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास हैं कि आर्ट के स्टूडेंट हमसे हमारे साथ जुड़े होंगे। जो आर्ट के बच्चे हैं उनको बायोलॉजी कम ही समझ आती है, बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी हमें कम समझ आती है। हो सकता है किसी को केमिस्ट्री फिजिक्स कम समझ आती हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। हमें केवल कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, फैक्ट पे ज़्यादा नहीं उलझना है, नामों पे ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। नाम आपको यदि एक बार आपने पढ़ लिया, और यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपका माइंड इतना शार्प है कि उसी नाम को ये दोबारा कहीं देखेगा तो आपका माइंड अपने आप आपको स्ट्राइक कर देगा कि हाँ, ये नाम मैंने कहीं ना कहीं सुना हुआ है। और कोई नया उज्ज्वला नाम यदि आपके सामने आ गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये कौन सा नाम है। तो आप नामों को एक बार पढ़ना जरूर, और मेरी क्लास लगाना, उसके बाद आप इन नोट्स का 2-3 बार रिवीजन कर लेना, आपके लिए काफ़ी होगा। साइंस एंड टेक या पूरा करंट अफेयर भी आपके लिए काफ़ी होगा, इस बात का हम आपको गारंटी दे सकते हैं। बिना किसी देरी के हम आते हैं निपा वायरस संक्रमण। निपा वायरस, NI का मतलब निपा है और वी का मतलब क्या है, वायरस है। हाल ही के अंदर निपा वायरस को देखा गया है, इंडिया के अंदर संक्रमण हुआ है। वायरस जो है, वायरस कैसे फैलते हैं आप सभी जानते हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर बड़ी तेजी से फैल जाते हैं। कोविड-19 जो आया था उसमें आपने देखा कि हमें 3 फुट की दूरी रखने का सुझाव दिया गया था। जो वायरस है वो एक हिसाब से मृत प्राय होते हैं, जीवित नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, वायुमंडल के अंदर, हवा के अंदर घूमते रहते हैं, लेकिन मृत कोशिकाओं के रूप में घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही जो वायरस इंसान के अंदर जाते हैं, और इंसान के अंदर जाने के बाद जब वो इंसान की जो कोशिकाएं हैं, जो इंसान के अंदर एंटीजेंस होते हैं, उनके साथ जब ये संपर्क में आते हैं तो ये अपने आप को जीवित कर लेते हैं, और ये जीवित होने के बाद हमारे बॉडी को ये क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये वायरस की थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि वायरस क्या होता है। हम चर्चा करते हैं निपा वायरस जो है चर्चा के अंदर क्यों रहा है, चर्चा में रहा है क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, कहाँ भाई, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के अंदर पकड़े गए 51 चमगादड़ों के अंदर, चमगादड़ तो आप जानते हो भाई, 51 चमगादड़ों के अंदर निपा वायरस संक्रमण के खिलाफ IgG एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाया है। एंटीबॉडी क्या होती है, मैं भी चर्चा करते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी को शॉर्ट फॉर्म के अंदर IG कहा जाता है, और एंटीबॉडी के नाम जो है उनको इस हिसाब से इंगित किया जाता है। तो ये IG बताता है हमें एंटीबॉडी है, और G, A, B, C ये इसके पार्ट्स हैं, ये कौन से टाइप का एंटीबॉडी है। जैसे हम देखते हैं ना, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, इसी तरह से ये हमारे पास ABCDE नाम की एंटीबॉडी है। तो इसको लिखने का तरीका ये है, हमारे पास IgG, कहीं IG लिखा हुआ है, इसका मतलब एंटीबॉडी है, और ये कौन सी कैटेगरी का है भाई, G कैटेगरी का। तो हाल ही के अंदर वैज्ञानिकों ने इन 4 राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों से 51 चमगादड़ों को पकड़ा था, और इन 51 चमगादड़ों के अंदर जो निपा वायरस का संक्रमण है उसके खिलाफ एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी एक हिसाब से हमारी रक्षा करने वाली होती है, एक परत होती है जो हमारी दूसरी बीमारियों से रक्षा करती है। तो जो निपा वायरस के अगेंस्ट हमारी रक्षा करने वाली एंटीबॉडी है IgG, उसकी उपस्थिति का पता लगाया है किसके अंदर, चमगादड़ों के अंदर। एंटीबॉडी क्या होता है, ध्यान से देखिए, एंटीबॉडी जिसे इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी का ही नाम है। तो ये याद रखना है, एंटीबॉडी का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, इम्यूनोग्लोबिन है। कथन और कारक में जब क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के साइंटिफिक नाम भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। एंटीबॉडी जिसे इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, एक सुरक्षात्मक प्रोटीन होता है। ये एक प्रोटीन का ही एक टाइप है जो क्या करता है, हमारी बॉडी की सुरक्षा करता है। किससे सुरक्षा करता है, जो बाह्य पदार्थ की उपस्थिति की प्रतिक्रिया में
प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे एंटीजन कहा जाता है द्वारा निर्मित होता है। ये निर्मित किसके द्वारा होता है? ये एंटीजन के द्वारा निर्मित होता है। और क्यों निर्मित होता है? जब हमारे शरीर के ऊपर किसी भी बाह्य प्रकार का आक्रमण होता है, कोई भी बाह्य वायरस हो गया, विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, कीटाणु हो गया, जब हमारी बॉडी के ऊपर आक्रमण करते हैं तो उनके खिलाफ प्रतिक्रिया करने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो एंटीजेंस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं भाई? एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। और एंटीबॉडी क्या होते हैं? सुरक्षात्मक प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी की बाह्य आक्रमण से क्या करते हैं भाई? रक्षा करते हैं। पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला को शरीर द्वारा एंटीजन के रूप में जाना जाता है, जिसमें रोग उत्पन्न करने वाले जीव तथा विषाक्त शामिल होते हैं। अब एंटीजन क्या होता है? ये तो मैंने बात की एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? सुरक्षात्मक प्रोटीन होता है जो बाह्य आक्रमणों से हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। लेकिन दूसरे एक हमारे पास होता है एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन हमारे पास ऐसे विषाणु होते हैं, ऐसे जीवाणु होते हैं, ऐसे विषाक्त पदार्थ होते हैं जो मानव शरीर के अंदर रोग को पैदा कर सकते हैं। ये मानव शरीर के अंदर निष्क्रिय फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। जो एंटीजन है ना, ये मानव शरीर के अंदर निष्क्रिय फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर ये क्षमता होती है कि ये रोग को उत्पन्न कर सकते हैं। इनके अंदर ये क्षमता होती है कि ये मानव शरीर को बीमार कर सकते हैं, लेकिन ये मानव शरीर में निष्क्रिय फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। जैसे ही मानव शरीर के अंदर किसी वायरस का अटैक किया जाता है, किसी विषाणु का अटैक किया जाता है, किसी रोगाणु का अटैक किया जाता है, तो उस विषाणु रोगाणु या के साथ मिलके ये जीव जो है एक्टिव हो जाते हैं, एंटीजन एक्टिव हो जाते हैं और इंसान को बीमार करने का काम करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी क्या काम करते हैं? एंटीबॉडी शरीर से निकालने के लिए एंटीजन की पहचान करता है और उन पर हमला करता है। जब एंटीजन एक्टिव हो जाते हैं तो उसी वजह एंटीजन के एक्टिव होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है? एंटीबॉडी बनता है। और अभी एंटीबॉडी उन एंटीजन की पहचान करता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। वो एंटीजन जो हमारे शरीर को बीमार कर रहे होते हैं, उन एंटीजन को पहचान करता है, उनके ऊपर अटैक करता है, उनको मारता है तथा उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो जब सारे एंटीजन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे या वे एंटीजन जो हमारी बॉडी को बीमार कर रहे थे वो एंटीजन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, तो हमारी बॉडी वापस से क्या हो जाएगी? हेल्दी हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। तो इसी प्रकार से एंटीबॉडी क्या करते हैं? ऐसे एंटीजन जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उनको मानव के शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। और ये एक प्रकार के क्या होते हैं? सुरक्षात्मक प्रोटीन होते हैं। अब एंटीबॉडी के प्रकार, एंटीबॉडी कौन कौन सी प्रकार के पाए जाते हैं? टाइप ऑफ एंटीबॉडी। तो जैसे मैंने आपको बताया आईजी जो है ये तो एंटीबॉडी का ही नाम है। तो जो एंटीजेंस हैं इसकी वजह से ये बनते हैं, उसी को आईजी नाम दे दिया गया है। मेन नाम आपने ये याद रखना है कि जी कैटेगरी का है, एम कैटेगरी का है, के कैटेगरी का है। हम आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल से जानकारी हासिल नहीं करनी है। जो एक एक दो दो लाइनें मैंने यहाँ पे लिखी गई हैं यही आपने पढ़ना है और इन्हीं लाइनों में से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। हम यहाँ बायोलॉजी की क्लास नहीं लगा रहे हैं, हमने MBBS का या नीट का एग्जाम नहीं देना है, नहीं हमने PG करना है, नहीं डॉक्टर बनना है। UPSC जो सब्जेक्ट आपका मूल सब्जेक्ट नहीं होता उन सब्जेक्ट की केवल बेसिक जानकारी आपको है या नहीं, केवल इसके बारे में जानकारी आपसे लेना चाहती है। इसलिए इन जो भी एंटीबॉडीज हमने यहाँ लिखे हुए हैं इनकी जो बेसिक जानकारी है, दो दो तीन तीन पॉइंट्स मैंने जो यहाँ लिखे हैं केवल उन्हीं को ही आपने पढ़ना है। इसके अलावा इनके बारे में ज़्यादा गहराई से या ज़्यादा बायोलॉजी की बुक्स लेके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईजीजी। आईजीजी क्या है? या जी टाइप का जो एंटीबॉडी है वो क्या है? यह रक्त में पाई जाने वाली मुख्य एंटीबॉडी है और इसमें बैक्टीरिया तथा विषाक्त पदार्थों को बांधने की जबरदस्त क्षमता होती है। तो ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट काम करती है भाई? जो बैक्टीरिया हमारे पास है ये उनको बांध के रखती है, रोक के रखती है। दूसरा जो भी हमारे शरीर के अंदर पॉइजनस मटेरियल बन जाते हैं, विषाक्त पदार्थ बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि क्या बन जाता है भाई? तेजाब बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको बांधने की इसके पास अभूतपूर्व क्षमता होती है। यह जैविक रक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। यह एकमात्र आइसोटोप है जो प्लेसेंटा से गुजरता है। प्लेसेंटा क्या होता है? गर्भनाल जिसको कहा जाता है। गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है वो अपनी माँ के साथ जिस नाली के द्वारा जुड़ा होता है, जिस नलिका के द्वारा जुड़ा होता है, उस नलिका को प्लेसेंटा कहा जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंटीबॉडीज बनते हैं उन एंटीबॉडीज के अंदर एकमात्र एंटीबॉडी हमारे पास आईजीजी ऐसा है जो प्लेसेंटा से गुजरता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है और इसी फैक्ट से आपके कथन और कार्य से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। और यदि प्लेसेंटा से गुजरता है, प्लेसेंटा के अंदर पाया जाता है, तो प्लेसेंटा के अंदर पाया जाने का मतलब क्या है?
जो नवजात बच्चा है, नवजात बच्चे के अंदर ये माता के शरीर से ही ट्रांसफर हो जाता है, तो माँ के शरीर से स्थानांतरित आईजीजी नवजात शिशु की क्या करता है भी रक्षा करता है। माता के शरीर के अंदर होता है एंटी, जो हमारे पास प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे के शरीर के अंदर जाता है और बच्चे की भी रोगों से क्या करता है भाई, विषाणुओं से, बैक्टीरिया से, विषाक्त पदार्थों से रक्षा करता है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कथन और कारक में सीधा आ सकता है आईजीजी। देखो अभी मैंने क्या कहा था, आईजीजी ही चमगादड़ों के अंदर पाया गया था। तो कोई कथन, 5 कथन दिए जाएंगे। पहला दिया जाएगा कि निपा वायरस को रोकने के लिए जो सक्षम है वो आईजीजी है। दूसरा दिया जाएगा आईजीजी एंटीबॉडी हाल ही के अंदर चमगादड़ों के अंदर देखा गया। तीसरा दे दिया जाएगा आईजीजी एकमात्र ऐसा है हमारे पास एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा से गुजर सकता है। 5वां दे दिया जाएगा आईजीजी नवजात शिशुओं की क्या करता है भी रक्षा करता है। तो इस प्रकार के कथन आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जा सकता है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन क्या है गलत है। तो जो एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये गोल्डन पॉइंट लिखा हुआ है आपके लिए। एक एक पॉइंट को आपने अच्छे से देखना है, याद करना है, तैयार करना है। दूसरा हमारे पास एंटीबॉडी है आईजीएम। आईजीएम एंटीबॉडी क्या कहता है, यह है बुनियादी वाई आकार की संरचना। इसके आईजीएम की संरचना हमारे पास कैसी होती है, वाई आकार की संरचना होती है। आपने राइबोसोम, लाइसोसोम, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए की ऐसी संरचनाएं देखी होंगी। ये जो संरचना है, इस संरचना को क्या कहा जाता है भाई, वाई आकार की संरचना कहा जाता है। तो यह है बुनियादी वाई आकार की संरचना की 5 इकाइयों से निर्मित होती है। कितनी इकाइयां भाई, कम से कम 5 प्रोटीन इकाइयां होती है जिनसे हमारे पास बनती है एंटीबॉडी एम, जिसे मुख्य रूप से रक्त में वितरित कर दिया जाता है। ये मानव के खून के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। बी कोशिकाओं के द्वारा रोगजनक के आक्रमण करने पर सबसे पहले आईजीएम का निर्माण होता है। जब बी कोशिकाओं, जो रोगजनक हमारे पास होते हैं, रोगों को फैलाने वाले जीवाणु हमारे पास होते हैं, जब बी कोशिकाओं के माध्यम से यदि आक्रमण करते हैं, और बी कोशिकाएं क्या हम आगे देखेंगे, जब बी कोशिकाओं के माध्यम से यदि रोगाणु हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करते हैं, तो सबसे पहले जिस एंटीबॉडी का मानव के शरीर के अंदर निर्माण होता है, वो एंटीबॉडी हमारे पास कौन सी होती है, आईजीएम होती है। तो ये हमारे पास फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कथन में लिखा आ सकता है कि जब बी कोशिकाओं के माध्यम से रोगाणु मानव के शरीर पर आक्रमण करते हैं, तो सबसे पहले किस टाइप की एंटीबॉडी का निर्माण होता है, कौन सी का होता है भाई, आईजीएम का निर्माण होता है, जिनकी शरीर की प्रारंभिक प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण होती है। इसका मतलब क्या है, ये इस तरह से है जिस प्रकार से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। बीएसएफ के बारे में आप जानते हो ना, बीएसएफ हमेशा बॉर्डर के ऊपर रहती है, बाकी फोर्सेज बॉर्डर के ऊपर नहीं रहती है। आर्मी 24 घंटे या 365 दिन बॉर्डर के ऊपर नहीं रहती है, बीएसएफ 24 घंटे बॉर्डर के ऊपर रहती है। जैसे ही छोटी मोटी घटना होती है तो प्रारंभिक रूप से जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती है वो बीएसएफ होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास आईजीएम है जो प्रारंभिक रूप से हमारी बॉडी की रक्षा करती है। जैसे ही हमारी बॉडी पर किसी रोगाणु का हमला होता है तो सबसे पहले उस रोगाणु से लड़ने के लिए जो हमारे पास एंटीबॉडी हमारे सामने खड़ी होती है उसका नाम क्या होता है, आईजीएम होता है। अब बी कोशिका की यदि हम बात कर रहे थे तो बी कोशिका क्या होती है, बी सेल कोशिका होती है, CELL सेल है ये बी सेल, जिसे बी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। तो बी कोशिका का दूसरा नाम क्या है भाई, बी लिम्फोसाइट है, इस कहा जाता है। यह एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका होती है। कौन सी होती है भाई, व्हाइट ब्लड सेल होती है। आपने सुना होगा ना आरबीसी के बारे में सुना होगा, WBC के बारे में सुना होगा। तो ये WBC होती है एक प्रकार की, जिसका शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जब भी कोई एंटीबॉडी बी कोशिकाओं के माध्यम से हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो कौन सा एंटीजन बनता है भाई, एम एंटीजन बनता है। तीसरे टाइप का एंटीबॉडी हमारे पास है IgA या ए नाम का एंटीबॉडी। रक्त में मुख्य रूप से मोनोमर्स का मतलब होता है मोनो का मतलब होता है एक। तो मोनोमर्स में केवल एक ही प्रकार की संरचना, और कौन सी प्रकार की भाई, एकल वाई संरचना के रूप में ये मौजूद रहती है। तो ये रक्त के अंदर हमेशा एकल वाई संरचना के अंदर ये मौजूद रहता है। जो अभी हमने देखा वो 5 संरचनाओं से मिलकर बना था, जो एम था वो 5 संरचनाओं से मिलकर बना था। ए जो है एकल संरचना के रूप में होता है। यह श्लेष्मा झिल्ली से बैक्टीरिया के आक्रमण को रोकने के लिए आंतरद्रव, नाक से स्राव तथा लार जैसे स्राव में डिमर या टूसयोजी योजना का निर्माण करता है। जब हमारी बॉडी के अंदर श्लेष्मा से किसी भी तरह का स्राव होने लगता है या ऐसा कोई भी संक्रमण हो जाता है जिसे नाक बहने लग जाए, हमारे जो बैक्टीरिया है, हमारे लार जो है लार गिरने लग जाए, जिसे हम कहते हैं
श्लेष्मा झिल्ली का नाम आपने सुना होगा। जब श्लेष्मा से हमारे शरीर के अंदर श्लेष्मा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, तब ये एकल जो संरचना हमारे पास होती है इस एंटीबॉडी की, ये द्वि संरचना के अंदर बन जाती है। पहले मोनो संरचना थी, एक हमारे पास वाई स्ट्रक्चर थी, अब ये दो वाई स्ट्रक्चर बना लेती है और द्वि संरचना बना के जो नाक के बहने को है, बैक्टीरिया के आक्रमण को है, या जो लार का स्राव होता है उसको रोकती है। यह स्तन के दूध में भी मौजूद होती है तथा नवजात शिशुओं के जठर आंत्र संबंधी मार्ग में बैक्टीरिया तथा वायरस के संक्रमण से मुक्त करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट और है कि ये जो है माँ के दूध की जो ग्रंथियां हैं उनके अंदर भी पाई जाती है। माँ के दूध के माध्यम से बच्चों के पेट के अंदर जाती है और बच्चों के पेट की जठरांत्र क्या होती है, वो आंत जिसके अंदर भोजन पचता है या दूध पचता है, तो उन आंतों के अंदर जहाँ पर भोजन का पचाव होता है उन आंतों के अंदर जाती है और उस मार्ग के अंदर जो भी बैक्टीरिया होता है, जो भी वायरस होते हैं हमारे पास, उनसे बच्चों की क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो नवजात बच्चों की सुरक्षा करने वाले हमारे पास दो एंटीजन आ चुके हैं। पहला IgG हमने देखा जो प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे के अंदर प्रवेश करता है। दूसरा IgA देखा जो माता के दूध के माध्यम से बच्चे के अंदर प्रवेश करता है तथा बच्चों की रोगों से रक्षा करता है। चौथे नंबर पे यदि हम आते हैं तो हमारे पास है IgD, डी टाइप का एंटीबॉडी। यह बी कोशिकाओं की सतह पर मौजूद होता है। कहां पर होता है? मान लो बी कोशिका है तो बी कोशिका की सतह जो है यहाँ पर हमारे पास डी टाइप का एंटीबॉडी मौजूद होता है। यह एंटीबॉडी उत्पादन शुरू करने तथा श्वसन पथ के संक्रमण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का निर्माण करने में हमारे पास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जो भी हमारे पास श्वसन मार्ग जो हमारा है, श्वास नलिका जो है, उसके अंदर जो भी संक्रमण हो जाता है उसको रोकने के लिए भी हमारे पास एंटीबॉडी कौन सा काम आता है? IgD काम आता है। और लास्ट आपका हमारे पास एंटीबॉडी है IgE एंटीबॉडी। ऐसा माना जाता है कि IgE मूल रूप से परजीवियों के खिलाफ प्रतिक्रियाओं से था। मूलतः कोशिकाओं से जुड़कर IgE को परागण जैसी एलर्जी के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जो भी हमारे पास परागकण हो गया, परजीवी ऐसे जो खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर भोजन के लिए निर्भर करते हैं, जैसे दिमक हो गया, खमीर हो गया, ईस्ट हो गया, खास खुजली वाले जो हमारे पास रोगाणु होते हैं, तो उनसे रक्षा करने के लिए हमारे पास जो एंटीबॉडी है उसका नाम क्या है? IgE। तो जितने भी हमने एंटीबॉडीज किए, G किया, M किया, A किया, D किया, E किया, ये 5 एंटीबॉडी हमने किए हैं। इनके बारे में एक दो फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं निपा वायरस की, क्योंकि निपा वायरस को रोकने के लिए जो एंटीबॉडी हमारे पास चाहिए था उसका नाम क्या था? IgG था। और इसे हाल ही के अंदर कहाँ पाया गया है भाई? चमगादड़ों के अंदर देखा था, जो रिसर्च सेंटर वाले लोग थे उन्होंने। तो हम देखते हैं निपा वायरस क्या है। यह एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब क्या होता है? वे वायरस जो जानवरों के माध्यम से इंसानों के अंदर फैलते हैं। आज के टाइम में हमने कल ही चर्चा की थी कि जितने भी मानव के अंदर रोग फैल रहे हैं, उन रोगों का लगभग 30% रोग हमारे पास ऐसे हैं जिनका संक्रमण जानवरों के माध्यम से इंसानों के अंदर हुआ है। तो ये भी एक निपा वायरस जो है, ये भी एक जूनोटिक वायरस है। कोरोना वायरस भी हमने देखा, वो भी एक जूनोटिक टाइप का वायरस था। जानवरों के माध्यम से इंसानों में क्या होता है? संचरित होता है। निपा वायरस एन्सेफेलाइटिस क्या होता है? दिमागी बुखार होता है या मस्तिष्क ज्वर होता है। निपा वायरस दिमागी बुखार के लिए उत्तरदायी जीव, जो दिमागी बुखार के लिए हमारे पास उत्तरदायी जीव होता है, जिसका नाम होता है पैरामाइक्सोविरिडी श्रेणी के हेनिपा वायरस जिनस तथा वंश का RNA हमारे पास है, जो राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है तथा हेंड्रा वायरस से निकटता रखता है। तो निपा वायरस क्या है भाई? पहली बात तो निपा वायरस एक हिसाब से मस्तिष्क का बुखार है। मस्तिष्क का बुखार पैदा करने वाले जीवाणुओं की श्रेणी का है। ये कौन सी श्रेणी का है? इसकी श्रेणी का नाम हमारे पास है पैरामाइक्लोविरिडे श्रेणी है। तथा ये कौन से जिनस का है? हेनिपेवायरस जिनस श्रेणी का है। और ये एक प्रकार का RNA है। RNA की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये वायरस है तथा ये कौन से वायरस से संबंधित है? हमारे पास सबसे निकट कौन से वायरस से है? ये हेंड्रा वायरस से सबसे ज्यादा निकटता ये रखता है। तो ये 4-5 चीजें हमें याद रखनी है। निपा वायरस जो है जवर या मस्तिष्क का जवर पैदा करता है, किस श्रेणी का वायरस है, किस वंश का वायरस है, ये क्या है? RNA है या DNA का? प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, RNA भी होते हैं, DNA भी होते हैं। और साथ ही साथ हम बात करते हैं कि ये सबसे ज्यादा निकट कौन से वायरस के है? तो हेंड्रा वायरस जो हमारे पास है उसके सबसे ज्यादा निकट है। हेंड्रा वायरस की यदि हम बात करें, इसको NEV से लिखा जाता है। हेंड्रा वायरस संक्रमण एक दुर्लभ उभरता हुआ जूनोसिस है। जूनोसिस का मतलब क्या है? हमारे पास जूनोसिस वही जो जानवरों के द्वारा मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं। ये संक्रमित घोड़ों तथा मनुष्यों दोनों के अंदर गंभीर रूप से अक्सर घातक बीमारी का कारण बनता है।
जो हेंड्रा वायरस जो है वो जूनोसिस है, एक प्रकार का घोड़ों के अंदर पाया जाता है तथा घोड़ों के माध्यम से इंसानों के अंदर फैल जाता है। घोड़ों तथा माध्यम इंसानों दोनों को ये समान रूप से प्रभावित करता है। एक नया पैदा हो रहा हमारे पास वायरस है। यह पहली बार, यदि हम बात करते हैं निपा वायरस की, पहली बार 1998 के अंदर तथा 1999 के अंदर कहाँ देखा गया? 1998 के अंदर देखा गया था मलेशिया के अंदर, 1999 के अंदर देखा गया था सिंगापुर के अंदर देखा गया था। तो ये हमने जानकारी हासिल की निपा वायरस की। यह पहली बार, निपा वायरस पहली बार कहाँ देखा गया? पहली बार घरेलू सूअरों के अंदर देखा गया था। कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों, भेड़ों सहित कई घरेलू जानवरों के अंदर पाया गया। ये देखो जितने भी जानवर है, सूअर, कुत्ते, बिल्ली, बकरियां, भेड़, घोड़े, ये सभी के सभी हमारे पास पालतू जानवर है, घरेलू जानवर है। इनके अंदर जब ये संक्रमण पाया गया तो इसका सीधा प्रभाव इंसानों के ऊपर पड़ा, क्योंकि इंसान जंगली जानवर से तो कम संपर्क में आता है, जो पालतू जानवर है उनके संपर्क में बहुत जल्दी इंसान आता है, उनके साथ ही रहता है। संक्रमण इसका संक्रमण किसके माध्यम से होता है? निपा वायरस का संक्रमण इंसान के अंदर फैला वो किसके माध्यम से फैला? यह रोग पटरोपस जीनस के, ये पटरोपस जीनस हमारे पास एक जीनस है भाई, वर्ग है जीनस का। फ्रूट बेट का मतलब क्या है? ये जो चमगादड़ है उनकी प्रजाति है फ्रूट बेट या फ्लाइंग फॉक्स, उनको ही जो चमगादड़ की प्रजाति जिसे फ्रूट बेट भी कहा जाता है, फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है, इसके माध्यम से फैला। और जो निपा तथा हेंड्रा वायरस का प्राकृतिक स्रोत है, जो निपा वायरस जो है या हेंड्रा वायरस है, इनका प्राकृतिक स्रोत हमारे पास क्या है? चमगादड़ है। कौन सा चमगादड़ भाई? फ्रूट बेट जिसको कहा जाता है या फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है, और इसी के माध्यम से इनका संक्रमण हुआ। और ये जो संक्रमण है किसके माध्यम से हुआ? चमगादड़ के काटने से नहीं हुआ, चमगादड़ को खाने से नहीं हुआ। कैसे हुआ? ध्यान से देखिए। यह वायरस चमगादड़ के मूत्र से और संभावित रूप से चमगादड़ के मल, लार तथा जन्म के समय जो तरल पदार्थ मौजूद होते हैं उसके माध्यम से ये फैलता है। तो चमगादड़ के मूत्र के अंदर, चमगादड़ के मल के अंदर, उसके लार के अंदर या उसके शरीर से निकलने वाले जो तरल पदार्थ है उनके माध्यम से इंसानों के अंदर फैलता है। लक्षण क्या क्या है? जब निपा वायरस इंसान को घेर लेता है तब मानव में बुखार हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, उनिंदापन आ जाता है, भटकाव आ जाता है, मानसिक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, कोमा में इंसान चला जाता है और कभी कभी इंसान संभावित मृत्यु की तरफ भी बढ़ जाता है। और इंसेफेलाइटिक सिंड्रोम मतलब कि हमेशा मानव के शरीर के अंदर या मानव के जो माइंड है, खोपड़ी है, उसके अंदर बुखार जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो ये इसके मुख्य लक्षण है। रोकथाम की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में मनुष्यों तथा जानवरों दोनों के लिए कोई टीका हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो कोई ऐसा इंजेक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिससे इस वायरस को रोका जा सकता है। निपा वायरस से संक्रमित मनुष्यों की गहन देखभाल की आवश्यकता होती है। जो भी निपा वायरस से संक्रमित हो गया मनुष्य, उसको केवल देखभाल कीजिए, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अब चलते हैं हम दूसरी न्यूज की तरफ। दवा वितरण हेतु माइक्रो स्विमर एक हिसाब से छोटी छोटी रिपोर्ट। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटी, स्विमर का मतलब होता है नाव या किश्ती। तो जो दवा का वितरण है मानव शरीर के अंदर, जहां पर दवा को पहुंचाना है वहां पर दवा को पहुंचाने के लिए हम नए प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग कर रहे हैं जिनका नाम है माइक्रो स्विमर। एग्जाम्पल के लिए हमारे सर के अंदर दर्द हो रहा है, हमने दवा ली तो दवा का उन ग्रंथियों तक, उन कोशिकाओं तक पहुंचना भी जरूरी है ना, जो ग्रंथियां हमारे सिर का दर्द का कारण बन रही है। तो उन कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए दवा को हमें क्या करना है भाई? एक नई प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है जिसका नाम है माइक्रो स्विमर। चर्चा में क्यों है? हाल ही के अंदर शोध से पता चला है कि मानव शरीर के अंदर बेहतर दवा वितरण हेतु माइक्रोबोट्स या माइक्रो स्विमर एक ही बात है। माइक्रोबोट्स को स्थानांतरित करने के लिए ईंधन के रूप में प्रकाश का उपयोग करना संभव है। तो जो माइक्रोबोट्स या माइक्रो स्विमर जो कुछ भी होंगे, XYZ मान लो जो कुछ भी होंगे, ऐसे पार्टिकल्स हैं जो दवा को एक स्थान से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। तो माइक्रोबोट्स या जो स्विमर हैं वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए इनके अंदर ईंधन डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें एनर्जी ट्रांसफर इनको करनी पड़ेगी। और हाल ही के अंदर रिसर्च किया गया है और उस रिसर्च से पता चला है कि इन माइक्रो स्विमर के अंदर, इन माइक्रोबोट्स के अंदर ईंधन के रूप में हम किसका उपयोग कर सकते हैं भी? प्रकाश का उपयोग भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि यह दवा वितरण प्रक्रिया कैंसर कोशिकाओं के प्रति चमकदार रूप से सक्रियशील होती है। ये खास बात है भाई। मान लो कैंसर आपकी किसी भी, मान लो इस हाथ के इस हिस्से के अंदर कैंसर है, तो जो भी आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो उसको यहाँ पर ही आपको आना पड़ेगा, उस दवाई को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, ताकि जो कोशिकाएं अवांछित रूप से बढ़ रही है, अवांछित रूप से वृद्धि कर रही है, जिसकी वजह से ट्यूमर बन रहा है, गांठ बन रही है, उस कोशिका
कोशिकाओं को नष्ट किया जा सके। यदि उन कोशिकाओं को नष्ट करना है तो उन्हीं कोशिकाओं पे अटैक करना पड़ेगा, इसलिए माइक्रो स्विमर की हमें जरूरत पड़ती है। और ये माइक्रो स्विमर है कोशिकाओं को, जो कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं हैं उनको चुन चुन के मारता है, चुन चुन के नष्ट करता है। इसलिए यही कहा गया है कि जो माइक्रो स्विमर की जो प्रक्रिया है या दवा वितरण की जो ये प्रक्रिया है, ये कैंसर कोशिकाओं के प्रति चुनिंदा रूप से संवेदनशील होती है। इन माइक्रोबोट्स को माइक्रो स्विमर भी कहा जाता है, ये तो हमने देख लिया। जो ये अनुसंधान किया गया था, इस अनुसंधान का नेतृत्व दो संस्थाओं के द्वारा किया गया था। स्टटगार्ट जर्मनी की ये दोनों ही संस्थाएं थी। पहली संस्था मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द इंटेलिजेंस सिस्टम और दूसरा मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द सॉलिड स्टेट रिसर्च। तो ये हमारे पास दो संस्थाएं हैं, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट्स हैं, दोनों ही किसके लिए, पहला इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए और दूसरा सॉलिड स्टेट रिसर्च के लिए। दोनों ही संस्थाएं हमारे पास स्टटगार्ट के अंदर है, इस जर्मनी का एक शहर है उसके अंदर शामिल है। इन दोनों ने इस शोध के लिए काम किया था। शोध के प्रमुख बिंदु की यदि हम बात करते हैं तो शोध में क्या कहा गया, ये माइक्रोबोट द्विआयामी यौगिक पॉलीकार्बन नाइट्राइड यानी PHI कार्बन नाइट्राइड से बने होते हैं। तो ये जो माइक्रोबोट हैं ये किससे बने होते हैं, ये बताया गया है कि पॉलीकार्बन नाइट्राइड से। किससे भाई, पॉलीकार्बन नाइट्राइड। पॉलीकार्बन नाइट्राइड हमारे पास क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा के इसमें कार्बन होगा तथा नाइट्राइड होगा। पॉलीकार्बन नाइट्राइड यदि PHI नाइट्राइड से मिलके बने होते हैं माइक्रोबोट्स। तो क्वेश्चन सीधा आएगा, कथन में सीधा लिखा होगा, जो ये हमारे पास माइक्रोबोट्स हैं उसका निर्माण किससे होता है, तो ये पॉलीकार्बन नाइट्राइड से इसका निर्माण होता है। दूसरा, ये जो माइक्रोबोट्स हैं छोटे इंसानों की तरह होते हैं। कैसे होते हैं अभी हम चर्चा करते हैं। इनका आकार 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर का होता है। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -6। माइक्रो का मतलब होता है, एक हिसाब से मैं कह दूं, ये जो हमारे पास मैंने संख्या लिखी है इसको हम कहते हैं माइक्रो। अगर 1 मीटर के नीचे यदि 6 जीरो मैंने लगा दी ना, या 1,0,0,0,0,0,0,0, ये मेरे पास क्या है, 1 माइक्रोमीटर है। तो इसका जो आकार हमारे पास है इतना छोटा होता है, इतना मीटर मतलब कि 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा जिसको कर दिया जाए, इतना छोटा इसका आकार होता है, जिसको नंगी आंखों से देख पाना पॉसिबल भी नहीं होता है। और ये चमकदार रोशनी के कारण, सक्रिय होने के कारण समय को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही इनके ऊपर चमकदार रोशनी पड़ती है ये एक्टिव हो जाते हैं और इस एक्टिव होने की वजह से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। ये एक्टिव कैसे हो जाते हैं इसकी चर्चा हम आगे करते हैं कि माइक्रोबोट्स जो है तैरते कैसे हैं। जैसे ही लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो ये एक्टिव क्यों हो जाते हैं, इसका रीजन है कि जो PHI कार्बन नाइट्राइड्स हमारे पास है, माइक्रो पार्टिकल्स फोटोकैटालिटिक होते हैं। फोटोकैटालिटिक पदार्थ कौन से होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश की वजह से चार्ज हो जाते हैं। फोटोकेमिकल जिसको हम कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश जिसके ऊपर पड़ता है तो क्या हो जाते हैं, चार्ज होते हैं। जो माइक्रोबोट्स होते हैं गोलाकार आकार के होते हैं, इस तरह का इनका आकार होता है, गोलाकार आकार के होते हैं। और ये प्राय प्रकाश के कारण गोले का आधा हिस्सा रोशन हो जाता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा क्या रहता है भी, मान लो ये हमारे पास ये हमारे पास क्या PHI है, ये गोलाकार का है। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो इसका जो आधा हिस्सा जो है वो क्या हो जाता है, रोशित हो जाता है, लाइट के कारण क्या हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। और दूसरा आधा हिस्सा जो है वो क्या रहता है भी, अंधेरे के अंदर रहता है। ये हिस्सा अंधेरे के अंदर है। क्यों आधा हिस्सा रोशित क्यों होता है, क्योंकि इसके आधे हिस्से के अंदर फोटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो जैसे ही प्रकाश पड़ता है उसको अवशोषित करते हैं और उसके अवशोषण की वजह से क्या हो जाता है भी, रोशित हो जाता है। चूंकि फोटोकेमिकल प्रकाश चालित होता है तो यह प्रकाश वाले हिस्से में ही होता है। मैंने कहा कि फोटोकेमिकल जो है ये केवल इसी हिस्से के अंदर होता है, इसी वजह से क्या होता है, रोशित हो जाता है। आगे, जैसे ही आयन प्रकाश वाले पक्ष से अंधेरे वाले पक्ष की ओर बढ़ते हैं, माइक्रो स्विमर प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर बढ़ने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि अब देखो ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या है, फोटोकेमिकल्स है। फोटोकेमिकल्स हमारे पास जो हमारे पास PHI है, ये PHI कार्बन हमारे पास पार्ट है, माइक्रो स्विमर है। इस पे जो प्रकाश पड़ा, मान लो इधर से प्रकाश आ रहा है, ये हमारे पास लाइट सोर्स है और इधर से हमारे पास प्रकाश आ रहा है। तो ये जो पार्टिकल हमारे पास है, ये पार्टिकल क्या हो गया, प्रकाश की वजह से क्या लाइटनिंग हो गया और ये पार्टिकल हमारा क्या हो गया, अंधेरे में पड़ा रहा। ये हमारे पास जो पार्टिकल है ये ऐसे पार्टिकल है जो जैसे ही प्रकाश उसके ऊपर पड़ेगा ये चार्ज हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, प्रकाश की वजह से चार्ज हो जाते हैं। प्रकाश की वजह से चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन, अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज होने के बाद घूमेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गति करने लगता है,
ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ गति करेगा, तो जब हजारों इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति करेंगे तो जो हमें पता है क्रिया के विरुद्ध क्या होती है, प्रतिक्रिया। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति करेंगे तो हमारे पास ये पूरे का पूरा पार्टिकल है वो इधर से इधर गति करने लग जाता है। तो यही लिखा हुआ है कि जब प्रकाश वाले पार्ट की तरफ से हमारे पास फोटोकेमिकल्स जो हैं या फोटो आयंस जो हमारे पास है अंधेरे वाले प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं तो माइक्रोस्विमर कौन से तरफ किधर जाता है भाई, जिधर से प्रकाश आ रहा है प्रकाश के स्रोत की तरफ ये क्या करने लगता है, गति करने लग जाता है। यही तरीका है इनको भेजने का। इसी तरीके से हम इनको जहां जहां पर इनको ले जाना है प्रकाश, मान लो कैंसर वाली कोशिकाएं हमारे पास यहाँ पर है और हमने यहाँ पर इसको लेके जाना है तो यहाँ से हम इनके ऊपर क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, तो ये यहाँ से इनके ऊपर अपने आप इस प्रकाश की तरफ आता जाता है और लास्ट में आके जहाँ पे इसको छोड़ना है इसको वहाँ पे छोड़ देते हैं। कण के विद्युतीय क्षेत्र के साथ संयुक्त सह प्रतिक्रिया माइक्रोबोट्स यानी माइक्रोस्विमर को आगे बढ़ने में देने में मदद करती है। मैंने आपको पूरी प्रणाली समझा दी है, साइंटिफिक प्रणाली है, समझ आई है तो ठीक है, वरना इतना याद रख लो कि जहां पर प्रकाश पड़ता है वो हिस्सा इनका प्रकाशमान हो जाता है, दूसरा हिस्सा अंधेरे के अंदर रहता है और जो प्रकाशमान हिस्सा जिधर होता है या जहां से प्रकाश आ रहा होता है उसी दिशा के अंदर ये क्या करते हैं भी गति करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन इसको जैसा कि हमें ये बहुत आसान लग रहा है कि भाई सीधा यहाँ पे प्रकाश डालो इसको इधर अपनी तरफ ले आओ, लेकिन इसके अंदर बहुत तरह की बाधाएं भी हमें देखने को मिलती है। बाधाएं क्या क्या हैं? बाधा सबसे बड़ी जो बाधा है शरीर के तरल पदार्थ तथा रक्त में घुले हुए लवण हैं। रक्त के अंदर घुला हुआ लवण जो है NaCl जो है NaCl, इसको NaCl नमक का जो हम आपको पता है रासायनिक सूत्र है। तो रक्त के अंदर ऐसे तरल पदार्थ हैं, ऐसे हमारे पास लवण हमारे पास रक्त के अंदर मौजूद रहते हैं जो इनके लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। बाधा को हमारी साइंटिफिक भाषा के अंदर कहा जाता है प्रतिरोध, रेसिस्टेंट जिसे कहा जाता है। तो जब ये इधर घूम रहे होते हैं तो इसके सामने इधर यहाँ से यहाँ जा रहे होते हैं तब इनके सामने कोई ना कोई हमारे पास लवण के पार्टिकल आ जाते हैं, कोई तरल पदार्थ आ जाते हैं जो इनको जाने से रोकते हैं, क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। लवण की उपस्थिति के कारण नमक आयन प्रतिक्रिया आयन को, जो ये आयन यहाँ से यहाँ जा रहा होता है, प्रतिक्रिया आयन को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने से रोकते हैं क्योंकि वो उन्हें बांध देते हैं तथा आगे बढ़ने का क्रम रुक जाता है। इसलिए सभी तैराक लवण या नमक युक्त घोल के अंदर तैर नहीं पाते हैं। तो यही मैंने आपको समझाया कि जो लवण के हमारे पास आयन है NaCl दो पार्ट में बढ़ जाता है भाई, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाता है। ये एक हिसाब से इनके सामने दीवार से खड़ी कर देते हैं तथा इस दीवार को पार करना इन आयन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए माइक्रोस्विमर इस लवण की जो बाध्यता हमारे सामने आ जाती है, प्रतिरोध आ जाता है, इसको पार नहीं कर पाते हैं, इनका चलने का क्रम जो है वो रुक जाता है। उदाहरण के लिए पानी के घुलने पर साधारण नमक सोडियम तथा क्लोराइड के अंदर टूट जाता है। ये आयन फोटोकेमिकल की प्रतिक्रिया के साथ नियमित आयन को बेअसर कर देते हैं। जो मैंने सब कुछ बताया वो यही लिखा हुआ है। अनुसंधान के अंदर योगदान किसने किसने दिया भाई, हम इसकी बात करते हैं। एक मिनट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जो अनुसंधान हुआ इस अनुसंधान में योगदान, इसका मतलब क्या है कि अभी हमने पढ़ा कि ये जो हमारे पास आयंस हैं ये इसको रोक देंगे, तो क्या आयंस रोक देंगे तो अभी हमारा जो अनुसंधान है वो खत्म हो जाएगा क्या? तो इन आयंस को दूर करने के लिए हमने क्या क्या किया इस अनुसंधान के अंदर? तो शोधकर्ताओं ने पाया कि नमक युक्त घोल के अंदर जो पीएच कार्बन है वो नाइट्रोजन छिद्रों से होकर गुजरते हैं। मान लो नमक युक्त घोल है, आपने देखा होगा कि जो भी हमारे पास आयन बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, जो भी हमारे पास केमिकल्स होते हैं वो इस तरह से बनते हैं। ये पार्टिकल हमारे पास है, तो एक मिनट में थोड़ी सी बड़ी स्ट्रक्चर बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। तो ये मान लो ये हमारे पास 4 पार्टिकल लेके मैं आपको बताता हूँ। तो ये मान लो नमक के 4 पार्टिकल, मान लो ये Na है, ये Cl है, ये मान लो Na है और ये Cl है। तो इनके बीच में ये हमारे पास क्या गैप रहता है हमेशा, जो ये मैं डार्क कर रहा हूँ ये इस तरह गैप हमारे पास हमेशा रहता ही रहता है। तो जो शोधकर्ताओं ने पाया कि जो इनके बीच में गैप हमारे पास है, इस गैप में से थोड़े बहुत जो पीएचआई कार्बन हमारे पास है, जो माइक्रोस्विमर हैं, वो गुजरने का प्रयास करते हैं। और ये जो गैप है, इन गैप के अंदर किसी तरह का रेसिस्टेंट नहीं होता, किसी तरह का प्रतिरोध नहीं होता, या मैं कह सकता हूं जीरो प्रतिरोध हमारे पास होता है। तरल पदार्थ से नमक आयन के अलग होने के अलावा माइक्रो पार्टिकल पर रिक्तियां तथा छिद्र कार्गो के रूप में काम करते हैं तथा बड़ी मात्रा के अंदर दवा को अवशोषित कर लेते हैं। यही मैंने बात कही, जो ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास एक खाड़ी के रूप में काम करते हैं, जिससे पार्टिकल्स हमारे यहाँ से पार हो जाते हैं। तो किसी तरह से यदि हम या तो NaCl को हटा दें या जो हमारे पास कार्गो भी जो हमारे पास बन रहे हैं, जो छिद्र हमारे पास बन रहे हैं, यदि हम इन छिद्रों को बड़ा कर दें या इन छिद्रों को ज़्यादा प्रोवाइड करवा दें तो हो सकता है कि जो प्रतिरोध इनको मिल रहा है वो प्रतिरोध कम हो जाएगा और दवा को जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक हम बड़ी आसानी से इन दवा को पहुँचा सकते हैं।
ये तो हम बात कर रहे थे माइक्रो स्विमर के माध्यम से दवा को पहुंचाना। यदि माइक्रो स्विमर का जो हमारे पास आविष्कार है वो नहीं हुआ था तो उससे पहले हम दवा को उसके टारगेटेड पॉइंट तक कैसे पहुंचाया करते थे। तो अतीत में यदि हम बात करते हैं तो अतीत में शुरू की गई दवा वितरण प्रणालियों में सूक्ष्म तैराक कृत्रिम कैप्सूल पर निर्भर हुआ करते थे। कैप्सूल हुआ करता था, उस कैप्सूल के अंदर इनको भर दिया जाता था और कैप्सूल को गिरा दिया जाता था और कैप्सूल जहां पहुंचता था वहां पर सूक्ष्म तैराक पहुंच जाते थे। कैप्सूल का खोल बाद में हट जाता था, घुलनशील होता था और वहां पर जो माइक्रो स्विमर्स है वो पहुंच के उसको क्या करते थे भाई, ये हमारे पास पहले का है, जिनमें दवाओं को भर दिया जाता था तथा शरीर के विशिष्ट भागों तक पहुंचाया जाता था। हालांकि इन कैप्सूल को बनाना जटिल था तथा महंगा था तथा उनको उस पार्टिकल तक पहुंचाना, बॉडी के उस भाग तक पहुंचाना भी हमारे लिए जटिल प्रक्रिया हुआ करती थी। इसके विपरीत शोधकर्ताओं के द्वारा उपयोग में किए जाने वाले कण सस्ते, कार्बनिक तथा स्पंजी होते हैं, सीधे दवाओं के माध्यम से इन पदार्थों से जुड़े होते हैं। जो कैप्सूल था हमारे पास महंगा भी था, जटिल भी था, लेकिन जो PHI कार्बन की हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास सस्ते कण भी हैं, कार्बनिक कण हैं, स्पंजी होते हैं तथा बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी तकलीफ के दवाओं के माध्यम से ही उस पॉइंट तक पहुंचाया जा सकता है जहां तक उनको पहुंचाने की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करना बड़ा ही आसान हो गया है। उल्लेखनीय रूप से हमने अतीत में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियों की तुलना में या अन्य दवाओं की तुलना में अधिक दवाओं से भी भरा जा सकता है। जो हम कैप्सूल जो भरते थे, कैप्सूल के अंदर जितनी दवा आती थी उससे लगभग 2 गुनी दवा हम इनके माध्यम से वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो ये भी हमारे पास पहला हमारे पास सस्ता है, हल्का है, सुविधाजनक है, कम पीड़ादायक है और साथ ही साथ हम इससे ज़्यादा दवा की क्वांटिटी को भी हम भेज सकते हैं। ये हमारे लिए फायदा है। महत्व क्या है भाई, माइक्रो स्विमर डॉक्टरों को मानव के शरीर के अंदर लक्षित दवाओं को पहुंचाने में अनुमति दे सकते हैं कि जहां पर दिक्कत है वहीं पर आप दवाई पहुंचाओ। इसके लिए डॉक्टरों को अनुमति मिल जाएगी यदि माइक्रो स्विमर्स हमारे पास प्रभावी रूप से काम करने लग जाते हैं। दूसरा, माइक्रो स्विमर्स झीलों या समुद्रों में विशिष्ट पदार्थों को पेश करने के अंदर भी मदद कर सकते हैं। मान लो कोई झील है, कोई हमारे पास समुद्र है, उसके अंदर मान लो कोई विशिष्ट प्रकार के जो है कोई प्राणी है और उनके अंदर कोई रोग फैल गया है, कोई संक्रामक रोग फैल गया है, तो वहां तक भी विशिष्ट लोकेशन के अंदर भी यदि हमें दवा भेजनी है तो विशिष्ट तो वहां पर भी हमारे पास ये सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रो स्विमर को विशिष्ट जानवरों की प्रजातियों को ठीक करने या हानिकारक जीवों को खत्म करने हेतु लुप्तप्राय प्राकृतिक वातावरण में तैनात किया जा सकता है। ये हमने सारी जानकारी हासिल कर ली। तो ये हमारे पास था माइक्रो स्विमर्स। तो आज हमने माइक्रो स्विमर्स के बारे में जानकारी हासिल की कि जो मानव शरीर के अंदर टारगेटेड दवाई भेजनी हो, जहां हम चाहते हैं वहां दवाई भेजनी हो, वहां भेजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं भाई, माइक्रो स्विमर्स का उपयोग करते हैं। हाँ, तो अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो हमें कहती है GSLV F10। GSLV क्या है, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो भी उपग्रह हमें अंतरिक्ष के अंदर छोड़ना पड़ता है, उपग्रह को जब हम अंतरिक्ष के अंदर लॉन्च करते हैं तो उसको लॉन्च करने के लिए हमारे पास कुछ विशेष प्रकार के व्हीकल या कुछ विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको ही हम कहते हैं जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। ये हमारे पास कई तरह के होते हैं, जियो सैटेलाइट होता है, पोलर सैटेलाइट होता है, जितने भी व्हीकल है उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है GSLV F10। GSLV F10 सीरीज का ये हमारा सैटेलाइट व्हीकल था, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चर्चा के अंदर क्यों रहा। वर्ष 2021 के अंदर विफल भू समकालिक उपग्रह जियो सिक्रोनस, ये क्या होता है हमारे पास GSLV है, इसे कहते हैं जियो सिक्रोनस को हिंदी में बोलते हैं भू समकालिक। मतलब भूमि से देखने से ये हमें ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल स्थिर स्थिति के ऊपर खड़े हुए हैं। कैसे होते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो जियो सिक्रोनस या भू समकालिक, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो मुझे लगेगा मेरे सिर के ऊपर है, जब मैं देखूंगा तो मुझे ऐसे लगेगा कि वो बिल्कुल ऊपर ही है, उसे कहते हैं भू सिक्रोनस। तो 2021 के अंदर हमने GSLV F10 जो है अंतरिक्ष के अंदर भेजा था। ये GSLV F10 जो था हमारा विफल हो गया था, मिशन कामयाब नहीं रहा था। क्यों विफल हो गया था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वर्ष 2021 के अंदर विफल भू समकालिक उपग्रह GSLV F10 तथा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03, ये हमारे पास एक ही मिशन था। GSLV के माध्यम से हम क्या भेज रहे थे, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को भेज रहे थे, जो मिशन हमारा क्या हो गया था, फेल हो गया था। इस मिशन की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल की स्थापना की गई थी तथा क्रायोजेनिक
क्रायोजेनिक होता है अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने के लिए उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन करने की जो टेक्नोलॉजी होती है उसे कहा जाता है क्रायोजेनिक। और ये हमारे पास है क्रायोजेनिक अपर स्टेज। क्रायोजेनिक मतलब अत्यधिक निम्न तापमान, और क्रायोजेनिक की भी अपर स्टेज मतलब कि अत्यधिक से अत्यधिक निम्न तापमान। तो उस तापमान के हमारे पापास देखेंगे हम CUS जो टेक्निक है उसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। एक बार मैं पढ़ता हूँ चर्चा के अंदर क्यों है, दोबारा से पढ़ते हैं। वर्ष 2021 के अंदर विफल भू समकालिक उपग्रह GSLV F10 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 मिशन की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल की स्थापना की गई तथा क्रायोजेनिक अपर स्टेज को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उपायों की सिफारिश की गई। तो जो हमारे पास CUS स्टेज है इसको हमें और अधिक मजबूत बनाना है। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, एक एक बात को हम डिटेल से पढ़ेंगे। जानता हूँ टेक्निकल सब्जेक्ट है, कभी हमने नहीं पढ़ा इसलिए आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप हमारी क्लास के अंदर बने रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा। क्लास खत्म होने तक आपको एक एक बात क्लियर होगी। तो जो ये GSLV F10 हमारा जो फेल हो गया था, मिशन फेल हो गया था, इसका मुख्य कारण ये देखा गया था कि इसकी जो CUS प्रणाली जो हमारे पास है उस प्रणाली के अंदर हमारे पास खामियां रह गई थी। तो पहले तो हमने एक गठन उच्च स्तरीय पैनल बनाया जिसको दो काम दिए गए। पहला काम तो क्या दिया गया, ये देखो कि हमारा जो मिशन फेल क्यों हो गया, और दूसरा ये देखो कि जो CUS हमारी प्रणाली है इसको सुधार कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आप हमें क्या दो भाई, सिफारिश करो। भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV के अपने CUS में सुधार के साथ इस वर्ष की दूसरी 6 मई में तैयार होने की आवश्यकता है। तो हम कहते हैं कि GSLV F10 है, इसके अंदर जो रिपोर्ट दे दी गई है इसके द्वारा, और हमें ये उम्मीद है कि जो हमारे इस साल की दूसरी 6 मई होगी, दूसरी 6 मई का मतलब है जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड के अंदर हम GSLV F10 को दोबारा से निर्मित कर लेंगे और दोबारा से हम इसको उड़ान के लिए रेडी कर सकते हैं। अब ये तो आपको हमने बात की चर्चा के अंदर क्यों है। अब हम एक एक पॉइंट जो इसके अंदर हमने पढ़ा है, चाहे GSLV पढ़ा हो, चाहे EOS पढ़ा हो, चाहे CUS पढ़ा हो, चाहे क्रायोजेनिक पढ़ा हो, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका मतलब क्या है, GSLV का मतलब क्या है, भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। ध्यान से देखिए, कुछ उपग्रह हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। इसलिए मान लो भारत ने एक उपग्रह छोड़ा, एग्जांपल लेता हूं, भारत ने उपग्रह छोड़ा एक नहीं, मैं साइड लेता हूं भाई। मान लो यहां पर इंडिया है, इंडिया ने एक उपग्रह छोड़ा और इंडिया ने उपग्रह छोड़ दिया, और हमारा काम है कि हम उस उपग्रह के द्वारा जो संचार है, संचार को या टेलीकम्युनिकेशन को इंडिया के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब उस उपग्रह को यदि मैं छोड़ता हूं, और आपको पता है कि पृथ्वी क्या करती है, भी लगातार रोटेशन करती है, लगातार घूमती है, तो भारत पहले यहाँ होगा, फिर घूम के यहाँ आ गया होगा, घूम के यहाँ आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा, मतलब एक 24 घंटे के अंदर भारत तो 360 डिग्री घूम जाएगा। यदि संचार के लिए उपग्रह छोड़ना है और यदि मैं उसको एक जगह में फिक्स कर दूंगा, मान लो, तो एक जगह फिक्स करने के बाद तो भारत को न्यूज केवल तभी दे पाएगा जो भारत के सामने होगा। जैसे ही भारत उसकी नजर से हटेगा, अब वो न्यूज भारत को नहीं देगा, पाकिस्तान को देना शुरू कर देगा, बाद में बांग्लादेश को देना शुरू कर देगा, अफ्रीका को देना शुरू कर देगा, अमेरिका को देना शुरू कर देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि वो उपग्रह केवल हमें ही न्यूज दे। जब वो उपग्रह हमें न्यूज दे तो इसके लिए जरूरी है कि वो उपग्रह 365 दिन 24 घंटे किसके ऊपर रहे भाई, भारत के ऊपर ही रहे। भारत के ऊपर रहने के लिए जरूरी है कि मान लो ये पृथ्वी है, जिस दिशा के अंदर पृथ्वी घूम रही है उसी उपग्रह को हम ऊपर छोड़ें और उसी दिशा के अंदर उपग्रह को भी घुमाते चले जाएं। तो जिस दिशा के अंदर मान लो यहाँ पर आज भारत है, मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी में भारत यहाँ पर है, ठीक है, और पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो मान लो उपग्रह को हमने यहाँ छोड़ दिया। जब भारत यहाँ था तो उपग्रह यहाँ था, पृथ्वी पे घूम के भारत यहाँ पर आ गया तो उपग्रह भी घूम के कहाँ आ गया भाई, यहाँ आ गया। जब भारत यहाँ आ गया तो उपग्रह भी घूम के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। जब भारत यहाँ आ गया तो उपग्रह भी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो जब हम भारत से इसको देखेंगे तो हमें लगेगा कि बिल्कुल एक ही जगह में फिक्स है, या उपग्रह को ऐसे लगेगा कि भारत के ऊपर ही 24 घंटे हैं। तो इसे कहा जाता है भूसमकालिक उपग्रह, जियोसिंक्रोनस उपग्रह की ऐसा उपग्रह जो हमेशा पृथ्वी के सापेक्ष देखने से हमें क्या लगेगा भाई, स्थिर लगता है।
तो ऐसे उपग्रह कहलाते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। और इन जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट को अंतरिक्ष के अंदर भेजने के लिए जिस लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल या GSLV। तो अब शायद आपको समझ आया होगा कि GSLV क्या चीज है। GSLV हमारे पास है भू स्थिर उपग्रहों को अंतरिक्ष के अंदर भेजने के लिए जो यान है, उस यान का नाम हमारे पास क्या है, GSLV है। एक बार जल्दी से पढ़ते हैं जो मैंने समझाया है वही इसमें लिखा गया है। भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है जिसे भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया है। इसरो ने बनाया है भाई, विकसित तथा संचालित किया जाता है। इसको विकसित भी, डिजाइन भी इसरो ने किया है, विकसित भी इसको इसरो ने किया है तथा इसका संचालन भी इसरो के द्वारा ही किया जाता है ताकि उपग्रहों तथा अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया जा सके। GSLV को संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया GSLV का मेन काम क्या होता है, संचार। तो जहां भी GSLV आपको देखने को मिले तो एक हिसाब से आप इस बात का ध्यान देना कि संचार हो गए, मौसम विभाग के उपग्रह हो गए या जो हमारे रक्षा के उपग्रह हो गए, ये GSLV के माध्यम से लॉन्च किए जाते हैं। भू समकालिक उपग्रहों को उसी कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही होती है तथा उसका झुकाव भी उसी और किसी भी और हो सकता है। ये मैं आपको समझा चुका हूं। भू समकालिक कक्षाओं में उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थिर रूप से दिखाई पड़ते हैं। हमें दिखाई पड़ते हैं कि आकाश में एक जगह पे स्थिर है, लेकिन स्थिर नहीं होते। वास्तव में उसी दिशा के अंदर घूम रहे होते हैं जिस दिशा के अंदर पृथ्वी घूम रही होती है। GSLV में ध्रुवीय प्रक्षेपण उपग्रह यान PSLV क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। PSLV की तुलना में कक्षा में भारी पेलोड जाने की क्षमता होती है। तो GSLV जो होती है भारी वाहन को या भारी वजन को ले जा सकते हैं, जबकि PSLV जो है भारी वजन को नहीं ले जा सकते। और PSLV क्या होता है, PSLV होते हैं ध्रुवीय स्थिर। ये मान लो हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। तो हम क्या करते हैं, उपग्रहों को एक जगह पे फिक्स कर देते हैं, मान लो यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो अभी उपग्रह हमारा एक जगह फिक्स है, वो रोटेशन नहीं कर रहा है। पृथ्वी क्या कर रही है, उसके सामने चक्कर काट रही है। तो एक जगह पे खड़ा हुआ जो उपग्रह हमारे पास है पूरी पृथ्वी को 324 घंटे के अंदर एक बार में पूरी पृथ्वी का क्या कर लेता है, अभी जो भी उसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, जानकारी इकट्ठी करनी है, पूरी पृथ्वी की जानकारी इकट्ठी कर लेता है। उसे हम बोलते हैं PSLV या एक जगह फिक्स किया उपग्रह कहलाता है। पोलर सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो हमें यान चाहिए उसे हम कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या PSLV। तो PSLV और GSLV कितना कंफ्यूज नहीं होना। यह है स्टेटअप ऑन मोटर्स के 3 चरणों वाला लॉन्चर है। यदि GSLV की हम बात करते हैं तो ये कितने चरणों वाला लॉन्चर है, भी 3 चरण है। तो जो भी हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल होते हैं इसके अंदर हमारे पास एक तो हमारे पास मोटर लगी रहती है। इस मोटर को लॉन्च करने के लिए हमारे पास 3-4 चरण होते हैं। तो GSLV हमारा है ये 3 चरण का है। पहले चरण के अंदर कुछ और ईंधन भरा रहता है, दूसरे चरण के अंदर और ईंधन भरा रहता है, तीसरे चरण के अंदर और ईंधन भरा रहता है। पहले ये मान लो पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण है। पहले चरण में आग लगाई जाती है, इसका ईंधन पूरा हो जाता है, जल के गिर जाता है। फिर दूसरा चरण शुरू किया जाता है, ये जल के गिर जाता है। फिर तीसरा चरण शुरू किया जाता है और लास्ट में ये जो हमारे पास लॉन्च व्हीकल है ये कहाँ पर भाई, उस कक्षा के अंदर उपग्रह को सुदृढ़ करता है और वापस में ये पूरे का पूरा लॉन्च व्हीकल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये इसकी क्या होती है, प्रणाली होती है। तो याद रखने वाली बात है कि GSLV हमारे पास जितने भी हैं वो कितने चरणों वाले हैं, अभी 3 चरणों वाले लॉन्च व्हीकल हैं। अब हम बात करते हैं क्रायोजेनिक अपर स्टेज की। हम बात करते हैं कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज ये क्या चीज है। तो GSLV के पहले चरण के अंदर ठोस ईंधन होता है। अभी जैसे मैंने आपको बात की कितने चरण हमारे पास है, 3 चरण हैं। तो इन 3 चरणों के अंदर जो पहला चरण हमारे पास है, पहले चरण में हमारे पास क्या होता है भाई, पहले चरण में हमारे पास होता है ठोस ईंधन। तो ये जो पहला चरण हमारे पास है, इस चरण के अंदर हम जो सॉलिड ईंधन जो है उसको भरते हैं। ईंधन को सॉलिड फॉर्म के अंदर इसलिए भरा जाता है ताकि ज्यादा मात्रा के अंदर हम ईंधन को ले जा सके। जो दूसरा चरण होता है, पहले ईंधन का जब ईंधन खत्म हो जाता है तब दूसरा चरण शुरू होता है और दूसरे चरण के अंदर हम जो भरते हैं वो भरते हैं लिक्विड ईंधन को भरते हैं। और तीसरा चरण जो होता है, इसके बाद का जो तीसरा चरण होता है, इस चरण के अंदर हम भरते हैं CUS क्रायोजेनिक अपर स्टेज। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा निम्न ताप के ऊपर दाब को जो ईंधन इसको संपीड़ित किया जाता है, सख्त बना दिया जाता है, हार्ड बना दिया जाता है। उसकी डेंसिटी हद से ज्यादा होती है, घनत्व बहुत ज्यादा होता है और उसको तीसरी स्टेज के अंदर भरा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो GSLV है उसके 3 चरणों में ईंधन क्या क्या होता है। पहला चरण
ठोस होता है, दूसरा चरण हमारे पास तरल होता है और तीसरा चरण हमारे पास क्या होता है, CUS होता है, मतलब कि अत्यधिक ठंडे ताप के ऊपर ईंधन को उसमें रखा जाता है। यह रॉकेट का जो तीसरा चरण है, यह रॉकेट का महत्वपूर्ण तीसरा चरण होता है जो प्रज्वलित होने में विफल रहा था और GSLV F10 की विफलता का कारण बना था। मैंने अभी आपको बताया GSLV F10 हमारा विफल क्यों हुआ था, क्योंकि पहला चरण हमारा सही जला, दूसरा चरण भी हमारा सही जला, कि तीसरा जब CUS के जलने की बात हुई तो ये जल नहीं पाया, और ये जब जल नहीं पाया तो हमारा GSLV F10 जो था वो क्या हो गया था, विफल हो गया था। क्रायोजेनिक चरण तकनीकी रूप से बहुत कम तापमान पर प्राणोदक मतलब होता है ईंधन के उपयोग तथा संबंधित थर्मल तथा संरचनात्मक समस्याओं के कारण ठोस या पृथ्वी भंडारण की योग्य तरल प्रणोदक चरणों की तुलना में एक बहुत ही जटिल प्रणाली होती है। ये देखो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन को भेजना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन को जब हमें भेजना होता है तो हम इसको ठोस बना के भेजते हैं। तो जब हम ठोस को अत्यधिक ज़्यादा ठंडे तापमान पे करते हैं तो बहुत ज़्यादा ठोस हो जाता है, उसके क्रिस्टल जो है हमारे पास टूट जाते हैं, भंग हो जाते हैं। अब उस क्रिस्टल को वापस से यदि हमने तरल फॉर्म के अंदर, क्यों जलेगा तो तरल फॉर्म के अंदर आके जलेगा ना, तो तरल फॉर्म के अंदर लाना, उसको वापस उसको गर्म करना था, उसको जलाना, और रॉकेट के ऊपर हमारे इंसान तो होता नहीं, सब मशीनों के माध्यम से होता है। तो ये सब CUS को वापस से जलाना हमारे पास जो एक जटिल प्रक्रिया होती है, और इसी जटिल प्रक्रिया की वजह से वो जल नहीं पाया था और फेल हो गया था। तो हमारा जो हमने जो प्रतिनिधि मंडल बनाया था, जांच समिति बनाई थी, उसको ये भी काम दिया था कि अब CUS प्रणाली है इसको हम इस तरह से विकसित कर लें कि आगे आने वाले हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर हमें CUS प्रणाली में किसी भी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिले। अब हम बात करते हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। तो F10 के साथ जो GSLV F10 है उसके साथ हमने ये क्या भेजा था भाई, EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भी भेजा था। तो हम बात करते हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसे कहते हैं। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से लेंस उपग्रह होते हैं। ऐसे उपग्रह होते हैं जिसके अंदर रिमोट सेंसिंग होती है, जो रिमोट के माध्यम से सेंसिंग करते हैं, और इसके अंदर लेंस लगी होती हैं जो पृथ्वी की फोटोएं खींच के हमें भेजते रहते हैं, जो पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं। लेंस होते हैं, कैमरे होते हैं जो, और तथा इनके अंदर ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो, मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो हमने कहीं पर पता लगाना है कि यहाँ पर सोने की खदान कहाँ पर है, तो हम उस सेंसर, ऐसा सेंसर लगा देते हैं उसके अंदर जो सोने को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। पृथ्वी के अंदर हजारों जो किलोमीटर की यदि गहराई है, उस गहराई के अंदर भी वो क्या कर सकता है, सोने को ढूंढ सकता है। तो जैसे ही उस सेंसर को पता चलता है कि यहाँ पर सोना है, सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, लेंस को इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पर सोना है, आप फोटो खींचिए, वो उसकी फोटो खींचता है और हम तक इन्फॉर्मेशन भेज देता है। तो इसी तरह से पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए, जो भौतिक परिस्थितियां हो पृथ्वी की, रासायनिक परिस्थितियां हो या जैविक प्रणालियां हो, हर किसी का अवलोकन करने के लिए हमारे पास जो उपग्रह है उसका नाम क्या है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारी संग्रह करते हैं। कई पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सन सिक्रोनस ऑर्बिट में तैनात किया जाता है। सन सिक्रोनस ऑर्बिट का मतलब क्या है, ऐसा ऑर्बिट जिसको सन की, जो हमेशा सूर्य की सामने ही रहेगा, या उस ऑर्बिट से यदि हम सूरज को देखेंगे तो सूरज हमें स्थिर दिखाई देगा, या सूरज उस ऑर्बिट को देखेगा तो ऐसा लगेगा कि वो हमेशा सूरज के सामने ही है। तो ऐसा ऑर्बिट जहाँ से सूरज हमेशा हमें स्थिर प्रतीत होता है, उस ऑर्बिट को, उस कक्षा को कहते हैं सन सिक्रोनस ऑर्बिट। तो जो भी हमारे पास पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होते हैं, कुछ पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हमारे पास ऐसे हैं जिसको सन सिक्रोनस ऑर्बिट के अंदर तैनात किया जाता है। यदि हम बात करते हैं अब तक इसरो ने कौन कौन से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हमको लॉन्च किया है, तो रिसोर्सेट 2A, ये रिसोर्सेट श्रेणी के हमारे पास दो उपग्रह है। कार्टोसेट की हम बात करते हैं, कार्टोसेट 1, कार्टोसेट 2, कार्टोसेट 2A, कार्टोसेट 2B, ये चार उपग्रह हमारे पास कार्टोसेट श्रेणी के। दो उपग्रह हमारे पास रिसोर्सेट श्रेणी के, रिसेट 1 तथा रिसेट 2, ये दो उपग्रह हमारे पास रिसेट श्रेणी के। ओर्सोनेट 2, मेघा, ट्रोपिक्स, सरल तथा स्टेटसेट 1 तथा इनसेट 3DR और 3D, ये हमारे पास इतने उपग्रह, ये हमारे पास 15-20 उपग्रह हो गए। इन उपग्रहों को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एक बार आप इन उपग्रहों का नाम जरूर याद करना, क्योंकि कल को ऐसा आ जाता है, हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर रहा इनसेट 3DR क्या है, तो ये पता तो होना चाहिए ना, कम से कम ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इसरो के द्वारा
इसरो के द्वारा उपयोग में किए जाने वाले प्रक्षेपण यान कौन कौन से हैं? प्रक्षेपण यान वो यान जो उपग्रहों को लॉन्च करती हैं, उपग्रहों को अपने दिशा के अंदर पहुंचा के आते हैं। तो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रक्षेपण यान बनाया गया था उसका नाम था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV। इसरो के द्वारा विकसित किए गए पहले रॉकेट को केवल SLV या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता था। ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया पहला रॉकेट था। आज के टाइम में इसका उपयोग नहीं किया जाता। फिर SLV को क्या कर दिया गया? एडवांस SLV कर दिया गया, ASLV, संवर्धित उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV तथा ASLV, ये SLV का ही संवर्धित रूप हमारे पास था, एडवांस रूप हमारे पास था SLV का। SLV तथा ASLV दोनों ही छोटे उपग्रहों जिनका वजन कितना होता था भाई? 150 किलोग्राम तक का ही होता था, को पृथ्वी की निचली कक्षाओं तक ले जा सकता था। एक बात तो याद रखना, पृथ्वी की निचली कक्षाओं तक या सौर मंडल तक की जो हमारी कक्षाएं हैं, केवल वहां तक ही हम उपग्रह को भेजने में अभी कामयाब हुए हैं। हमारे पास ऐसा कोई भी अभी तक लॉन्च व्हीकल नहीं है जो पृथ्वी की अपर कक्षाएं, वायुमंडल की जो आयन मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, या जो हमारे पास वेव मंडल वगैरह हो गया, उनके अंदर कोई भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अभी तक उपग्रहों को भेजने के लिए हमारे पास नहीं है। ASLV का परिचालन PSLV के आने से पहले 1990 के दशक की शुरुआत तक किया जाता था। तो 1990 तक हम ASLV का उपयोग करते थे, लेकिन उसके बाद 1990 के अंदर हमने PSLV बना लिया। तो अब हम ASLV का उपयोग नहीं करते हैं, PSLV और SSLV का उपयोग करते हैं। तो अब हम बात करते हैं PSLV। मैंने बता दिया PSLV क्या है भाई? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का उपयोग भारत में 2 सबसे महत्वपूर्ण मिशनों के लिए किया गया था। चंद्रयान 1 के लिए भी किया गया था और 2013 के अंदर मार्स ऑर्बिटर जो स्पेसक्राफ्ट हमने भेजा था मंगल ग्रह के लिए, उसके लिए भी हमने इसका उपयोग किया था। PSLV का पहला लॉन्च व्हीकल जो है, PSLV पहला लॉन्च व्हीकल है जो तरल चरण से सुसज्जित है। इसके अंदर लिक्विड स्टेज हमारे पास पहली बार हमने लगाई थी PSLV के अंदर। PSLV इसरो के द्वारा उपयोग किया जाने वाला अब तक का सबसे विश्वसनीय रॉकेट है। तो जितने भी हम बात करते हैं रॉकेट हम यूज करते हैं, उनमें सबसे विश्वसनीय रॉकेट हमारे पास कौन सा है? PSLV है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि इसने 54 उड़ानें भरी हैं। उन 54 में से 52 उड़ानें हमारे पास क्या रही हैं? सफल रही है। इसरो वर्तमान में 2 लॉन्च व्हीकल PSLV तथा GSLV का उपयोग करता है। कई प्रकार के संस्करण है। PSLV का पहला संस्करण हमारे पास अक्टूबर 1994 के अंदर हमने क्या किया था? उपयोग में लिया था। 5वां हमारे पास है जियो सैटेलाइट, GSLV। इनके बारे में बता चुका हूं, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं भाई। जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV एक शक्तिशाली रॉकेट है जो भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष के अंदर भेजने के लिए अधिक ऊंचाई तक भेजने में काम करता है। अधिक ऊंचाई का मतलब ये नहीं है कि अपर कक्षाओं में भेज देता है, नहीं, ये भी पृथ्वी की निचली कक्षाओं तक ही ले जा सकता है। कितना भारी उपग्रह? कितने भारी उपग्रह है? 10,000 किलोग्राम तक के उपग्रह ये पृथ्वी की निचली कक्षा तक भेज सकता है। हाल ही के अंदर ये देखा गया था कि 104 उपग्रहों को लेके 104 अलग अलग 18 या 19 देशों के 104 उपग्रहों को लेके हमारा GSLV अंतरिक्ष के अंदर गया था और उसने उस मिशन को सफलतापूर्वक किया था। 10,000 किलोग्राम या मैं कह सकता हूं 10 टन तक का भारी अंतरिक्ष के अंदर ले जा सकता है और पृथ्वी की निचली कक्षा जो है वहां पर ये प्रतिस्थापित कर सकता है। लेकिन GSLV की हम बात करते हैं तो अब तक जिन्होंने 18 मिशन को अंजाम दिया है, जिनमें से 4 मिशन हमारे क्या रह गए? विफल रहे हैं। इसके 18 में से 4 विफल हुए, जबकि PSLV की बात करें 54 में से केवल 2 ही मिशन हमारे क्या हुए भाई? फेल हुए हैं। तो PSLV हमारे पास ज्यादा भरोसेमंद है, GSLV उतना भरोसेमंद हमारे पास नहीं है। स्वदेश में विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज GSLV MK2, ये हमारे पास GSLV MK2, ये GSLV की हमारे पास श्रेणी हमारे पास आती है। जैसे मान लो मारुति की हमारे पास गाड़ी है, सुजुकी की हमारे पास गाड़ी है, उसकी श्रेणियां हमारे पास आती रहती है। हमारे पास मारुति 800 आई, फिर मारुति ऑल्टो आई, फिर ऑल्टो 800 आई, फिर K10 आई, उसके बाद हमारे पास बड़ी गाड़ियां आने शुरू हो गई। तो इसी प्रकार से GSLV जो है ये तो एक नाम हो गया कि जो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है, उसके बाद उसकी सीरीज हमारे पास आने लगी MK1, MK2, MK3, इस तरह की सीरीज हमारे पास आई। तो GSLV MK2 सीरीज थी, ये हमारे पास तीसरे चरण का निर्माण करती है। MK3 की यदि हम बात करते हैं, MK3 संस्करण भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी उपग्रहों के द्वारा लॉन्च करने हेतु पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। भारत ने किसी की सहायता नहीं ली थी MK3 को बनाने के अंदर। इससे पहले भारत अपने भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए यूरोपीय एरियन परीक्षण यान का उपयोग करता था। ये इंपॉर्टेंट है भाई। जब तक हमारे पास हमारे GSLV नहीं हुआ करते थे और हमें भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना होता था, तो हम यूरोपीय कंट्रीज के जो हमारे पास यूरोपीय एरियन प्रक्षेपण यान जो है, इसको
क्या कहते हैं, लॉन्च व्हीकल के नाम से, ईयूपीएल के नाम से इसको जाना जाता है। हम इसका उपयोग किया करते थे, लेकिन जैसे ही हमने GSLV MK3 बनाया, हम GSLV MK3 का उपयोग करने लग गए। अब हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करने की जरूरत नहीं है। GSLV MK3 एक चौथी पीढ़ी का, कौन सी पीढ़ी का भाई? चौथी पीढ़ी का। नाम तो MK3 है, लेकिन ये चौथी पीढ़ी का है। SLV हो गया, ASLV हो गया, GSLV हो गया, अब GSLV MK3 हो गया, चौथी पीढ़ी हो गई। तो ये चौथी पीढ़ी का हमारे पास प्रक्षेपण यान है। कितने चरण वाला है भाई? 3 चरण वाला है। देखो भाई, भारत के पास GSLV M और PSLV जितने भी हमारे पास हैं, 3 ही चरण वाले हम यान बना रहे हैं, 4 चरण वाले यान हम नहीं बना रहे हैं। इस बात को गांठ बांध लेना। 3 चरण वाले हमारे पास है, जिसमें 4 तरल स्टेटअप होते हैं। इन 3 चरणों के हमारे पास जो तरल है वो 4 तरल पदार्थ होते हैं। स्वदेशी रूप से विकसित जो हमारे पास उड़ाने भरने में सक्षम है, GSLV MK3 अंतिम चरण का निर्माण करता है। ठीक है, ये कहता है कि जो हमारे पास यान है उसके अंदर जो पहला हमारे पास है वही लिखा हुआ है, ठोस है। दूसरा हमारे पास तरल है, लेकिन इस तरल के अंदर हमारे पास 4 स्टेज हमने बना रखी है। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज। पहली स्टेज का इंधन जलेगा, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, चौथी का जलेगा, और लास्ट के अंदर तो हमारे पास क्या होगा भाई? क्रायोजेनिक जो हमारे पास CUS टेक्निक है वो हमारे पास होगी। सेम बात यहाँ लिखी गई है। रॉकेट में 2 ठोस मोटर स्टेटअप होती है। जो हमारे पास CUS है, इसको चालू करने के लिए हमारे पास 2 मोटर है। पहली हमारे पास स्टेटअप मोटर S200 इसके नाम से जाना जाता है। ये ठोस को शुरू करने के लिए है, पहले ठोस को शुरू करने के लिए, और फिर दूसरे ठोस को शुरू करने के लिए हमारे पास C25 है, और जो तरल हमारे पास है उसको लॉन्च करने के लिए हमारे पास L10 है। तो 3 श्रेणियां हमारे पास हैं। दोबारा से देखते हैं, 3 श्रेणियां हमारे पास है, और तीनों को लॉन्च करने के लिए हमारे पास अलग अलग मोटर है। तो पहला हमारा जो ठोस है उसको लॉन्च करने के लिए हमारे पास जिस मोटर का नाम है उसका नाम है S200, और पूरा नाम है स्ट्रेटअप ऑन S200। दूसरी जो हमारे पास लिक्विड स्टेज है उसको लॉन्च करने के लिए हमारे पास जो मोटर है उसका नाम है L1110, और तीसरी हमारे पास जो CSU है उसको लॉन्च करने के हमारे पास जो मोटर है उसका नाम क्या है? C24। तो तीनों स्टेज को लॉन्च करने के लिए हमारे पास 3 स्टार्टअप मोटरें हैं, और उनका तीनों का नाम क्या दिया गया? हमने अलग अलग इसका नाम दिया है। ये तो हमने बात कर लिए 3 उपग्रह के बारे में, 4 उपग्रह के बारे में, SLV के बारे में, ASLV के बारे में, PSLV के बारे में, और GSLV के बारे में। अब 5वां जो उपग्रह हमारे पास है उसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, छोटे उपग्रह जो हमारे पास है उनको भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो SSLV का मुख्य लक्ष्य छोटे तथा सूक्ष्म उपग्रहों को लॉन्च करना है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर इस प्रकार के उपग्रहों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। आजकल ये देखा गया है कि माइक्रो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, माइक्रो क्या नैनो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और उस नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास उपग्रहों का साइज दिन प्रतिदिन छोटा और छोटा होता जा रहा है। इसीलिए छोटे छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए यदि बड़े बड़े यानों का यदि हम प्रयोग किया जाएगा तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकली भी क्या होता है? महंगा पड़ता है। तो छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए हमने लॉन्च किया है SSLV। SSLV जो है 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को प्रभावी रूप से ले जा सकता है। GSLV हमने देखा 10,000 किलोग्राम, कहाँ 10,000 किलोग्राम और कहाँ 500 किलोग्राम, 20 गुना कम हमारे पास भार ये ले जा सकता है। जल्द ही एक स्वदेशी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS GEO3 को उपग्रहों के द्वारा अंतरिक्ष में लिए जाने की उम्मीद है। यही EOS GEO3 पहले भी हमने भेजा था F10 के साथ, जो हमारा सफल नहीं हो पाया था। अब हम दोबारा फिर EOS GEO3 को अंतरिक्ष के अंदर भेजने की उम्मीद करते हैं, और ये किसके द्वारा हम भेजेंगे भाई? SSLV के माध्यम से भेजेंगे। छोटा उपग्रह हमारे पास है। और लास्ट में हम जिस रॉकेट की हम बात करते हैं उसका नाम है पुनः प्रायोज्य रॉकेट, वापस से उपयोग की जा सकने वाली रिपोर्ट। अब रॉकेट, अब तक हमने जितने भी 5 लॉन्च व्हीकल देखे हैं, चाहे PSLV, चाहे SSLV, चाहे हमने क्या देखा है? SLV देखा, ASLV देखा, PSLV देखा, GSLV देखा या SSLV देखा, ये पांचों के पांचों रॉकेट हमारे पास केवल एक ही बार उपयोग होते हैं। अंतरिक्ष में भेज दिए जाते हैं, जलते रहते हैं। पहली स्टेज जलती है, दूसरी स्टेज जलती है, तीसरी स्टेज जलती है, और जैसे ही ऑर्बिट अपने अंतरिक्ष के अंदर वो भेजता है तो इसकी अंतिम स्टेज भी जल जाती है, और इसका जो कचरा है ये वापस पृथ्वी पर गिरना शुरू हो जाता है, और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ घर्षण होने की वजह से ये जल जाता है, और जला हुआ राख जो है अंतरिक्ष के अंदर फैल जाती है। इसके कचरे को किसी न किसी समुद्र के अंदर फेंक दिया जाता है। लेकिन अब हम ऐसे रॉकेट भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो भविष्य के अंदर बनने वाले हैं, जिनको रीयूज किया जा सकता है। अंतरिक्ष में भेजने के दौरान वो पूरी की पूरी नष्ट नहीं होंगी, पूरी की पूरी नहीं जलेंगी, बल्कि उनका कुछ हिस्सा जल जाएगा। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है एरोप्लेन की तरह, जहाज की तरह पृथ्वी पे वापस क्या कर जाएगा भाई? लैंड कर जाएगा, और उसको बार बार हम क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। ऐसे रॉकेट बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं।
भविष्य में निर्मित रॉकेट प्राय पुनः प्रयोज्य होंगे और इस प्रकार के मिशन के लिए रॉकेट का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही नष्ट होगा। वही इसका अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर जाएगा और एक हवाई जहाज की मानद सतह पर लैंड करेगा तथा भविष्य के मिशनों के लिए इसका पुनः उपयोग किया जा सकेगा। पुनः प्रयोज्य के रिपोर्ट का निर्माण की लागत तथा ऊर्जा दोनों में कटौती आएगी। भाई एक तो पूरे रॉकेट को दोबारा बनाना, एक दूसरा केवल उसका जो फुल टैंक है, जो उसका ईंधन का जो टैंक है, केवल उसको दोबारा बनाना, भाई लागत तो हमारी आधी से ज़्यादा कम हो जाएगी। एनर्जी जो खपत होती है हमारी आधी से ज़्यादा खपत कम हो जाएगी। यही लिखा गया है कि यदि हम रीयूजेबल रॉकेट बना लेते हैं तो ऊर्जा की कटौती हमारी काफ़ी कम हो जाएगी, जो आर्थिक लागत है वो हमारी काफ़ी कम हो जाएगी तथा अंतरिक्ष के मलबे को भी कम करने में मददगार मिलेगी। मैंने जैसे अभी आपको बताया, रॉकेट हमारे अंतरिक्ष में जाते हैं, वो वहीं पर जल के नष्ट हो जाते हैं, जो राख है, टुकड़े जो है वो अंतरिक्ष के अंदर फैल जाते हैं, उसे हम कहते हैं अंतरिक्ष का मलबा। तो यदि रॉकेट वापस हमारे पास आ जाएगा, जलेगा नहीं, तो उसका अंतरिक्ष का मलबा भी हमारे पास क्या होगा, कम होगा। अंतरिक्ष का मलबा मौजूदा समय के अंदर एक गंभीर समस्या बनी हुई है। यद्यपि पूरी तरह से पुनः प्रायोज्य रॉकेट जो है अभी तक विकसित नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन आंशिक रूप से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकलों का उपयोग किया जा रहा है। इसरो ने भी एक आंशिक रूप से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है, उसका नाम था RLVTD, पुनः प्रायोज्य लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्टर नाम से एक हमने बनाया था, 2016 के अंदर था। इसका हमने सफल परीक्षण भी किया था। तो ये हम 6 प्रकार के रॉकेट यूज कर रहे हैं, उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की। पहले हमने जानकारी हासिल की F10 के बारे में, उसके बाद हमने 6 प्रकार के जो रॉकेट हम लॉन्च कर रहे हैं उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं विगत वर्षों के प्रश्न जो आए हुए हैं, किस तरह से प्रश्न आए हुए हैं, ध्यान से देखना। पहला कथन क्या कहता है, PSLV पोलर, PSLV पृथ्वी संसाधनों की निगरानी के लिए उपग्रहों को लॉन्च करते हैं, जबकि GSLV मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। कथन बताओ भी सही है या गलत है। GSLV जियोसिंक्रोनस जो है संचार के लिए, PSLV किसके लिए भाई, पृथ्वी के संसाधनों के लिए। कथन सही है या गलत है, आप बताओ। मैंने अभी आपको बताया GSLV जो है, GSLV जहां भी आएगा इसका मतलब है जहां पर पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर उसी पॉइंट के ऊपर लगा रहे। और मैंने एग्जाम्पल भी देके बताया था कि जो हमारे पास कम्युनिकेशन उपग्रह हमारे पास होते हैं, हमारे पास मौसम विभाग के जो उपग्रह होते हैं, हमारे पास जो इंटरनल सिक्योरिटी के उपग्रह होते हैं, हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी की निगरानी करने वाले उपग्रह जो होती हैं, नेविगेशन वाले उपग्रह होते हैं, ये हमेशा GSLV होते हैं। और दूसरे PSLV का मैंने आपको क्या बताया था कि पूरी पृथ्वी की फोटो खींचनी होती है। पृथ्वी के अंदर जो भी तेल संसाधन है, खनिज पदार्थ है, प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, PSLV का उपयोग करते हैं। तो पहला कथन हमारे पास बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखना, यदि मैं पहले कथन को सही मानता हूं तो मेरे पास ये ऑप्शन तथा ये ऑप्शन, केवल 2 ही ऑप्शन बचते हैं। ये ऑप्शन तथा ये ऑप्शन तो मेरे पास क्या हो गए, भी गलत ही हो गए। तो या तो A सही होगा मेरे पास या C सही होगा। UPSC के अंदर आप एलिमिनेशन कर सकते हो। तो यदि आपको एक भी स्टेटमेंट सही पता है तो आप दूसरे स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। अब दूसरे स्टेटमेंट को हम जानते हैं, PSLV द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान से देखने पर आकाश में उसी स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर प्रतीत होते हैं। 1 मिनट, फोन आ रहा है भाई, उसको देखना पड़ेगा। सॉरी, 1 मिनट का डिले हुआ, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। ये अगर फ़ोन को नहीं उठाते, ये थोड़ा दूर रखा हुआ था, इसकी आवाज़ हमें डिस्टर्ब करती रहती और फ़ोन करने वाले बार बार फ़ोन करते रहते हैं, आप जानते हो इस बारे में। तो माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। हम वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है, PSLV द्वारा प्रक्षेपित, PSLV पोलर, PSLV के द्वारा प्रक्षेपित जो उपग्रह है वो किसी विशेष स्थान से देखने पे आकाश में उसी स्थिति में स्थायी रूप से प्रतीत होते हैं। नहीं भाई, पोलर उपग्रह स्थायी प्रतीत नहीं होते हैं। स्थायी कौन होते हैं, जियोसिंक्रोनस जो है ये प्रतीत होते हैं। ये तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये तो हमारा पहले से गलत हो चुका था, ये गलत हो चुका था। या तो केवल 1 या केवल 1 और 2, तो 2 हमारा गलत हो चुका है। तो हमारा सही आंसर तुम्हारे पास आ चुका है।
तो जितना हमें नॉलेज था उसी नॉलेज से हम सही आंसर निकाल सकते हैं, हमें तीसरा स्टेटमेंट देखने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी हम देख लेते हैं GSLV MK3 एक 4 चरणों वाला, ये तो भाई यहीं पे गलत कर दिया। तो हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा सैटेलाइट नहीं जिसमें 4 चरण हो, केवल 3 ही चरण है। 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, गलत हो गया, बात ही खत्म। फिर भी हम आगे देखते हैं, इसमें पहले तथा तीसरे चरण के अंदर ठोस रॉकेट भरा जाता है, दूसरी चौथी है, तो बिल्कुल ही गलत है भाई। हमने अभी देखा 3 चरण होते हैं, पहले में क्या होता है, ठोस होता है, दूसरे के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, और तीसरे के अंदर क्या होता है भाई, CUS भरा जाता है, आप सभी जानते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत पुराना नहीं है भाई, 2018 के अंदर UPSC के द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको दिखाने के लिए कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। अब हम चलते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, जो कहती है वर्ण अंधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। रतौंधी, एक हिसाब से इसको रतौंधी नाम से भी जाना जाता है शायद। जो ऐसे लोग जो किसी विशेष प्रकार के, रतौंधी नहीं भाई, रतौंधी तो होता है कि रात में नहीं दिखता, सॉरी। एक वर्ण अंधता क्या है, एक विशेष प्रकार की रंग को लोग नहीं पहचान पाते हैं। हमारे मुख्य रंग तीन होते हैं, जिसको मुख्य रंग कहा जाता है। हरा हो गया, नीला हो गया तथा लाल हो गया, ये 3 हमारे बेसिक कलर होते हैं। इन 3 बेसिक कलर को भी नहीं पहचान पाते लोग, उन्हें कहते हैं वर्ण अंधता। चर्चा के अंदर क्यों है, हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान को वर्ण अंधता या जो कलर ब्लाइंडनेस के शिकार है पीड़ित उम्मीदवारों को फिल्म निर्माण तथा संपादन पर अपने पाठ्यक्रमों से बाहर करने की बजाय उनके पाठ्यक्रम के अंदर बदलाव करने की निर्देश दिए हैं। जो हमारे पास भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान जो हैं, उनके जो पाठ्यक्रम थे, उन्होंने हाल ही के अंदर क्या किया, अपने पाठ्यक्रमों में यह कह दिया कि जो भी वर्ण अंधता के शिकार लोग हैं उनको हम एडमिशन नहीं देंगे। उन्होंने याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से अपने यहाँ पर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते हो, बल्कि आपको ये चाहिए कि आप उन लोगों की सुविधा के लिए, उन लोगों की सुविधाओं को ध्यान में देते हुए अपने पाठ्यक्रम के अंदर क्या करो भाई, बदलाव करो। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो हमारे पास वर्ण अंधता क्या हो चुकी है, भी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। वर्ण अंधता क्या है, वर्ण अंधता का तात्पर्य सामान्य रूप से रंगों को देखने में असमर्थता होती है। जो रंग को नहीं देख पाते हैं, रंग को पहचान नहीं पाते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ण अंधता। वर्ण अंधता में प्राय व्यक्ति हरे तथा लाल तथा कभी कभी नीले रंग के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। उसे पता नहीं चल पाता है कि हरा रंग कौन सा है, लाल रंग कौन सा है, और कभी कभी नीले रंग के अंदर भी वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। इसे रंग की कमी के रूप में भी जाना जा सकता है। शारीरिक रचना एंटोनॉमी क्या होती है, जो हमारे इस बॉडी के अंदर जो हमें रंग का पता बताती है। जो रेटिना के अंदर कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं हमें बताती है कौन सा रंग है। तो उन्हें कोशिकाओं के बारे में बात की गई है। रेटिना के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं हमें प्रकाश का पता लगाती हैं। पहली कोशिकाएं हमारे पास होती है क्षण कोशिकाएं, जिन्हें रोड सेल्स भी कहा जाता है। क्षण कोशिकाएं क्या करती हैं, ये प्रकाश और अंधेरे के बीच में अंतर पैदा करती हैं। क्षण कोशिकाएं हमें ये बताती है कि कहाँ पर अंधेरा है और कहाँ पर क्या है, लाइट है। और दूसरी हमारे पास होती है शंकु कोशिकाएं हमें बताती है कि रंग कौन सा है। तो जो वर्ण अंधता के शिकार होते हैं, उनकी जो शंकु कोशिकाएं जो होती है, ये हमारे पास डिफेक्टिव कोशिकाएं होती है, या किसी न किसी प्रकार के उनके शंकु कोशिकाओं में डिफेक्ट होता है। अनुमानतः 3 प्राथमिक रंग, प्राइमरी रंग 3 हमारे पास होते हैं, लाल रंग, हरा रंग तथा नीला रंग। अनुमान ये लगाया जाता है कि इन तीनों प्राथमिक रंगों से संबंधित 3 प्रकार की शंकु कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, तथा हमारा दिमाग इन्हीं कोशिकाओं की जानकारी के आधार पर रंगों को देखने का काम करता है। वर्ण अंधता इन शंकु कोशिकाओं में से एक या एक से अधिक की अनुपस्थिति या उनके ठीक से काम नहीं करने के कारण हमारे सामने हो सकती है। वर्ण अंधता के लिए हम प्रकार की हम बात करते हैं, कितने प्रकार की होते हैं, तो वर्ण अंधता हमारे पास डिग्री के हिसाब से 3 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास है माइल्ड क्लाइड ब्लाइंडनेस। माइल्ड का मतलब होता है बहुत ही छोटी, नगण्यता, निम्न मात्रा के अंदर या छोटा सा, ऐसी स्थिति जहां पर तीनों शंकु कोशिकाएं हमारे पास मौजूद होती हैं, अवेलेबल होती हैं हमारे पास, जो लाल रंग को पहचान सकती है, नीले रंग को पहचान सकती है और ग्रीन रंग को पहचान सकती है। तीनों ही रंगों को पहचानने वाली कोशिकाएं हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन वो क्या हो चुकी होती है, उनमें से कोई एक आधी क्या हुई होती है, खराब हो गई होती है, जिसकी वजह से उसको हल्का वर्ण अंधता होती है। माइल्ड का मतलब हल्का होता है, पूरी तरह से वो कलर को पहचानने में असमर्थ नहीं होता है। कलर को पहचान तो सकता है, लेकिन हल्के रूप से पहचान सकता है, पूर्ण रूप से नहीं पहचान सकता है। माइल्ड कलर ब्लाइंडनेस वर्ण अंधता से ग्रसित लोग अक्सर सभी रंगों को ठीक से तभी देख पाते हैं जब रोशनी की उचित मात्रा होती है। हाँ, यदि वहां पर रोशनी प्राप्त मात्रा के अंदर होती है तो सभी रंग को देख पाते हैं, लेकिन रोशनी प्राप्त मात्रा के अंदर नहीं होती है तो सभी रंगों को देख पाने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास है श्वेत श्याम, ब्लैक एंड व्हाइट जिसको कहते हैं।
वर्ण अंधता में सबसे गंभीर स्थिति श्वेत श्याम की होती है, ब्लैक एंड व्हाइट की होती है, अर्थात सब कुछ दूसरे रंग की छाया में प्रतीत होता है, बिल्कुल भी रंग उनको दिखाई नहीं देता। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हमें दिखाई देता था, बिल्कुल वैसे उनको दिखाई देता है। यह स्थिति सामान्य नहीं है, इसका मतलब है कि इनके अंदर ये कोशिकाएं मौजूद ही नहीं होंगी। वर्ण अंधता के कारण हमारे पास क्या हो सकते हैं? नंबर 1 हमारे पास है जन्मजात वर्ण अंधता। तो कुछ लोगों के अंदर जो वर्ण अंधता होती है अनुवांशिकी कारणों से होती है, उनके माता पिता के अंदर ये रोग था इसलिए उन बच्चों के अंदर भी ये रोग है, उसे हम कहते हैं जन्मजात वर्ण अंधता। ज्यादातर लोगों के अंदर वर्ण अंधता की स्थिति जो है जन्मजात वर्ण अंधता के रूप में पाई जाती है। जन्मजात वर्ण अंधता अनुवांशिक रूप से होती है। इस प्रकार की वर्ण अंधता के अंदर आमतौर पर यह बात ध्यान देने वाली है, जो जन्मजात वर्ण अंधता होती है उनमें आमतौर पर दोनों आंखें प्रभावित होती है और दोनों आंखें एक समान रूप से प्रभावित होती है। ऐसा नहीं होता कि एक आंख ज्यादा प्रभावित होगी दूसरी आंख कम, नहीं, दोनों आंखें समान रूप से प्रभावित होती है जन्मजात वर्ण अंधता के अंदर। दूसरा हमारे पास है किसी ना किसी चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान उस व्यक्ति के अंदर वर्ण अंधता आ गई हो, किसी ना किसी बीमारी की वजह से, कोई चोट लगने की वजह से, उसने कोई ऐसा पदार्थ पी लिया हो जिसकी वजह से, या कोई दवाई जो है रिएक्शन कर गई हो उसकी वजह से वर्ण अंधता की स्थिति आ सकती है। तो उसे हम कहते हैं चिकित्सीय स्थितियों की वजह से वर्ण अंधता। वर्ण अंधता की समस्या जो जन्म के बाद उत्पन्न होती है, उसके रीजन हमारे पास बीमारी हो सकता है, आघात या चोट पहुंचना हो सकता है, अंतर्ग्रहण विषाक्त पदार्थ, कोई भी हमने ऐसा पदार्थ ग्रहण कर लिया हो जिसकी वजह से हो सकती है। यदि वर्ण अंधता की स्थिति किसी बीमारी के कारण उत्पन्न हुई है तो एक आंख दूसरी आंख से भिन्न हो सकती है। देखिए, यदि जन्मजात है तो दोनों आंखें समान रूप से प्रभावित होंगी, लेकिन किसी बीमारी की वजह से हुई है, चोट की वजह से हुई है, किसी रिएक्शन की वजह से हुई है तो दोनों आंखों के अंदर अलग अलग प्रकार से इन्फेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। जिन चिकित्सीय परिस्थितियों के अंदर वर्ण अंधता का खतरा बढ़ जाता है तो वे रोग जिसके अंदर वर्ण अंधता हमारे पास हो सकती है कौन कौन से हैं भाई? ग्लूकोमा, मधुमेह, अल्जाइमर, पार्किंसन, शराब, ल्यूकेरिया, सिकल सेल एमीनिया, इनके माध्यम से हमारे पास वर्ण अंधता हो सकती है। उपचार की यदि हम बात करते हैं तो वर्ण अंधता पर अभी तक कोई उपचार नहीं है, कोई इलाज नहीं है, इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। हालांकि विशेष कॉन्टैक्ट लेंस, कुछ प्रकार के हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस जो आंखों के अंदर डाले जाते हैं, विशेष कॉन्टैक्ट लेंस या कलर फिल्टर ग्लास को पहनकर कुछ हद तक इसको ठीक किया जा सकता है। इसको पूर्ण रूप से अभी तक साफ नहीं किया जा सकता है, पूर्ण रूप से इसका उपचार संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ तरह के विशेष कॉन्टैक्ट लेंस अवेलेबल है जिनका उपयोग करके हम इसका क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। कुछ शोधों में पाया गया है कि जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, बच्चे के पैदा होने से पहले उसको वे जीन जो उसकी वर्ण अंधता के कारण आगे जाके हमारे पास कारण बनने वाले हैं उनको रिप्लेसमेंट कर दिया जाए तो इस थेरेपी के माध्यम से भी वर्ण अंधता को दूर किया जा सकता है। ये हमारे पास उपचार है, पहला कॉन्टैक्ट लेंस के द्वारा, दूसरा जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा, लेकिन दोनों में ही ऐसा नहीं है कि 100% हम इसको खत्म कर सकते हैं। लिंग भेद, जो वर्ण अंधता है ना, ये एक हिसाब से जेंडर सिलेक्टिव हमारे पास रोग होता है। महिलाओं की तुलना के अंदर वर्ण अंधता ज्यादा पाई जाती है, महिलाओं में कम होती है, पुरुषों के अंदर ये रोग ज्यादा पाया जाता है। दुनिया भर के हर 10वें पुरुष के अंदर किसी न किसी रूप से वर्ण अंधता, मतलब कि दुनिया भर के 10% लोगों के अंदर किसी न किसी रूप के अंदर जो वर्ण अंधता या कलर ब्लाइंडनेस की स्थिति है वो उत्पन्न है। यूरोपीय मूल के पुरुषों के अंदर वर्ण अंधता ज्यादा पाई जाती है। नौकरियों से प्रतिबंधित, यदि वर्ण अंधता यदि आपके पास होगी है, आपको वर्ण अंधता है तो उसका आपकी नौकरियों पे, आपके करियर पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। वर्ण अंधता कलर ब्लाइंडनेस की कुछ खास तरह के काम करने की क्षमता को कम कर देते हैं, जैसे कि पायलट आप नहीं बन सकते हो। पायलट बनने के लिए आपकी नजर जो है बहुत तेज होनी चाहिए, हर तरह के रंग को पहचाननी चाहिए, सशस्त्र बलों के अंदर आप शामिल नहीं हो सकते हो। हालांकि है वर्ण अंधता की गंभीरता तथा विभिन्न न्याय क्षेत्रों पर लागू होती है, फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर वर्ण अंधता का जो रोगी है वो पायलट नहीं बन सकता, हर वर्ण अंधता का रोगी जो सशस्त्र बल के अंदर नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी जो वर्ण अंधता जो आपकी बॉडी में अवेलेबल है वो किस डिग्री की है, किस श्रेणी की है, ज्यादा है या कम है। और दूसरा ये निर्भर करता है कि जो उस नौकरी के लिए बनाया गया कानून है वो कानून कहाँ तक की वर्ण अंधता को परमिट करता है। उन दोनों के आधार पे आपको विशेष प्रकार की नौकरियों के अंदर परमिट नहीं दिया जा सकता। सरकार के द्वारा की गई पहल की यदि हम बात करते हैं तो जून 2022 में भारत के सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन व्हीकल 1989 के अंदर संशोधन किया था ताकि हल्के से मध्यम कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में प्रदान किया जा सके। जो हल्के रूप से जिनको वर्ण अंधता है या जिनको मध्यम रूप से वर्ण अंधता है, जो कलर को पहचान सकते हैं,
बिल्कुल अच्छे से तो नहीं पहचान सकते, लेकिन पहचान सकते हैं, उन लोगों को लाइसेंस दिया जा सके। इसके लिए जून 2022 के अंदर जो हमारा मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 का है, भाई 89 गलत लिखा गया है, 1988 का जो हमारे पास मोटर व्हीकल अधिनियम है उसके अंदर क्या किया है, बदलाव किया है, ताकि उन लोगों को भी लाइसेंस दिया जा सके जिनके अंदर हल्की रूप की वर्ण अंधता है। पहले हमारे पास नियम ये था कि किसी को भी नहीं दिया जाता था। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान क्या है, क्योंकि अभी हमने देखा कि भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान की वजह से ही वर्ण अंधता हमारे पास चर्चा के अंदर आया, क्योंकि इसने वर्ण अंधता से पीड़ित लोगों को अपने यहाँ पर एडमिशन देने से मना कर दिया था। तो भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान की स्थापना 1960 के अंदर की गई थी, भारत सरकार के द्वारा की गई थी, पुणे के अंदर की गई थी। और कहाँ की गई थी, उस समय हमारे पास प्रभात स्टूडियो हुआ करता था, प्रभात स्टूडियो के परिसर के अंदर की गई थी। एक ही लाइन के अंदर 4 फैक्ट 1960 में भारत सरकार के द्वारा पुणे के अंदर तथा प्रभात स्टूडियो के अंदर की गई थी। प्रभात स्टूडियो फिल्म निर्माण के व्यवसाय में अग्रणी हुआ करता था और 1933 के अंदर इसको कोल्हापुर पुणे के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले ये मुंबई के अंदर हुआ करता था शायद, 1933 के अंदर प्रभात स्टूडियो कहाँ चला गया था, पुणे के अंदर चला गया था। और पुणे की इसी बिल्डिंग के अंदर इसमें किसकी स्थापना की गई थी, भाई FTII की स्थापना की गई थी। और यह कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भाई सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो हमने मई महीने के अंदर जो भी हमारे पास, मई तथा जून दोनों महीनों के अंदर जो भी हमारे पास साइंस तथा टेक्नोलॉजी के जो सब्जेक्ट बन सकते थे, जो करंट अफेयर्स हमारा बन सकता था, उसके बारे में जानकारी हासिल करने की हमने कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ आ रहा होगा। हमारी क्लास शुरू होने से पहले जो भी आपके मन में डाउट रहे होंगे, हर एक डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप हमारी क्लासेस को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो हिंदी मीडियम के अंदर अभी अच्छी क्लासेस की तलाश इधर उधर कर रहे हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।